एस्ट्रो पाठशाला इस चीज में बिलीव करती है कि टीचर और स्टूडेंट का आपसी संबंध बहुत अच्छा होना चाहिए, जिससे जो हम नॉलेज देना चाह रहे हैं आप लोगों को, और नॉलेज की डिलीवरी सही ढंग से हो। मैं मैंने महेंद्र मानता को हूँ बैठे देखा हूँ। कभी कभी होता है, कैमरा ऑन करने में समस्या आती है, पर उन सब परिस्थितियों को छोड़ करके आप पूरे क्लास के समय में कैमरे ऑन करके ही रखें। दूसरी चीज, अपने आप को म्यूट रखें। जब तक मैं आपको ना कहूं अनम्यूट करने के लिए, अपने आप को अनम्यूट ना रखें, क्योंकि हम सभी लोग फैमिली में बैठे हुए हैं, हमारे पीछे से आवाजें आती रहती हैं, तो उससे क्लास डिस्टर्ब हो सकती है। तो अदरवाइज मैं डिस्टर्ब होऊंगा कि मुझे म्यूट करना पड़ेगा। आप लोगों के हाथ में है ये लाल किताब कोर्स, कितने अच्छे तरह से आप सीखना चाहते हैं। आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो ये कोर्स बहुत अच्छे तरीके से डिलीवर होगा। मेरा नाम सुनील वशिष्ठ है। आप में से बहुत सारे लोग मुझे जानते होंगे, और हमारे आज के इस सेशन में 3 प्रकार के स्टूडेंट इन्वॉल्व हैं। पहले वो इन्वॉल्व हैं जो बिल्कुल नए हैं, लाल किताब से रूबरू नहीं हैं, लाल किताब के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं। उनका भी सबसे ज्यादा वेलकम, क्योंकि वो लाल किताब में फर्स्ट टाइम प्रवेश कर रहे हैं। दूसरी कैटेगरी उन लोगों की है जिन्होंने लाल किताब को थोड़ा बहुत पढ़ा है, या वो कुछ हद तक प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो हमारे इस सेशन में अपने आप को रिफाइन करने आए हैं, या कुछ कंसेप्ट्स को और अच्छे से क्लियर करने। तीसरे प्रकार के वो हैं जो हमारी अपनी एस्ट्रो पाठशाला के पुराने स्टूडेंट है, जिन्होंने मुझसे ज्योतिष सीखा है, और वो फिर से प्रैक्टिस करने के लिए आपके इस बैच में इन्वॉल्व हुए हैं। अब हमारे सामने एक परीक्षा ये है कि हमें तीनों को साथ लेकर के चलना है। यदि आप लोग इसमें बहुत अच्छा हमें सपोर्ट करेंगे, तो हम लोग ये बहुत अच्छे से डिलीवर करेंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात, 18 वर्षों से मैं ज्योतिष सिखाने का काम कर रहा हूं। लाल किताब बहुत बार मैं पढ़ा चुका हूं। आपको मेरे एंड से प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको द बेस्ट मैं कंटेंट देने का प्रयास करूंगा, अच्छे से अच्छे तरीके से आसान भाषा में समझाने का मैं प्रयास करूंगा। अभी तक हमने जितने भी कोर्स चलाए हैं, हमारे स्टूडेंट्स बहुत ही ओवर सेटिस्फाइड रहे हैं हमारे कोर्सेज से। और हमारे भगवान का आशीर्वाद इतना है कि जो एक बार एस्ट्रो पाठशाला को ज्वाइन कर लेता है, फिर जितने भी कोर्स चलते हैं आगे, फिर वो हमारे साथ ही जुड़ा रह जाता है। इस समय भी लगभग 300 स्टूडेंट्स एस्ट्रो पाठशाला में डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज के साथ जुड़े हुए हैं। मेरे अलावा भी अन्य विद्यार्थी, अन्य अन्य टीचर्स भी हैं जो डिफरेंट टाइप के कोर्सेज पढ़ा रहे हैं। आप लोग जल्दबाजी बिल्कुल मत करना। मैं आप लोगों को ये कुछ सूत्र देकर दे रहा हूं ज्योतिष सीखने के। मुझ पर भरोसा रखिए, आप अपने आप पर भरोसा रखिए, अपने परमात्मा पर भरोसा रखिए। आपको हम पूरा सिखाने का प्रयास करेंगे। आप लोगों ने पहले से कुछ सीखा हुआ है, उस जल्दबाजी में डिस्टर्ब मत कीजिए। कभी कभी क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट को थोड़ा सा पहले सीखा हुआ होता है, तो वो बीच में बोलने की कोशिश करता है, तो उससे क्लास ही डिस्टर्ब होगी। मैं यहाँ पर अवेलेबल हूँ। कोई भी स्टूडेंट कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा,
तो मैं उसका जवाब देने में सक्षम हूँ। दूसरी अच्छी बात, चाहे प्रश्न वैदिक का हो, चाहे प्रश्न लाल किताब का हो, चाहे मंत्र का हो, चाहे तंत्र का हो, चाहे यंत्र का हो, किसी भी आपकी अकल साइंस से रिलेटेड चीज होगी, हम क्वेश्चन का आंसर देने में सक्षम हैं। तो आप इत्मीनान रखें, थोड़ा पेशेंस रखें। हर सेशन के एंड में हम हमेशा ही स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस लेते हैं। पर कोई अगर ऐसा सोचता है कि शुरुआत में ही मैं अपने ही घर परिवार की कुंडलियां ही डिस्कस करूंगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। हमारा काम है आपको ज्योतिष के बढ़िया से बढ़िया सूत्र समझाएं। हम जैसे हैं, हम आपको वैसा ही बनाना चाहते हैं। जितनी नॉलेज मेरे पास है, हम सेम नॉलेज आपको देना चाहते हैं, और वो हम देंगे। हमारी एस्ट्रो पाठशाला के इतिहास में मैं अभी ज्यादा नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे सेशन शुरू करना है। धीरे धीरे आपको पता लगेगा कि हमारे स्टूडेंट्स आज टीचर हैं। तो हम लोग इस लेवल पे जाकर के स्टूडेंट्स को ग्रूम करते हैं। दूसरी बात, मैं हर बात को दूसरी बात ही कहता हूं, तो टेंशन मत लेना। कहेंगे गुरुजी तीसरी पे आ ही नहीं रहे। दूसरी बात यह है, हमारे यहाँ शुरुआत का एक टाइम होता है कि हम 45 क्लास करेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं है। 45 की चाहे 50 हो जाओ, जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं होऊंगा, ये क्लास चलती रहेगी। आप उसकी चिंता नहीं करना, ये मुझे देखना है। ठीक है, प्लीज आप म्यूट कर लीजिए। कुछ लोगों को ने अनम्यूट कर लिया है, पीछे से आवाजें आ रही हैं। ठीक है, चलिए, आप सभी लोग एक बार परमेश्वर से प्रार्थना करें। आप एक नई विद्या सीखने जा रहे हैं। अवश्य ही आज आपके पुण्य उदय हो रहे हैं, जो आप एक इस महाविज्ञान को सीखने जा रहे हैं। लाल किताब एक ज्योतिष की एक ब्रांच है। इस लाल किताब में कुछ टेक्निक्स हैं जो वैदिक ज्योतिष से इसको थोड़ा सा डिफरेंट बना देती है। आप लोगों को बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। लाल किताब और वैदिक के दोनों के बीच में कंफ्यूजन नहीं रखना है। दोनों के अच्छे रिजल्ट हैं। वैदिक ज्योतिष भी बहुत शानदार है, बहुत विशाल है, बहुत समुद्र के समान है। लाल किताब जानी जाती है अपनी आसान टेक्निक के लिए। आम आदमी के लिए बनी है लाल किताब। मैं अगर सीधी सीधी भाषा में बात, लाल किताब रेमेडीज के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। रेमेडीज के लिए क्यों फेमस है? क्योंकि ये हमारी घर में रहने वाली चीजों से, घरेलू चीजों से ही उपाय करने का नियम समझाती है। हमारी रसोई में रखी हुई चीजें, हमारे घर में रखा हुआ सामान, हम अपने घर में ही कुछ छोटी छोटी तब्दीलियां करके, कुछ सदका करके, कोई दान करके, अच्छे कर्म के द्वारा हम अपनी किस्मत को सुधारने का प्रयास करते हैं। ये लाल किताब का उद्देश्य है। जिन लोगों के पास धन बहुत अच्छा है, बड़े बड़े वो अनुष्ठान करवा सकते हैं, बड़े महंगे रत्न धारण कर सकते हैं, वो टेक्निक भी बहुत अच्छी है। पर जिनके जेब में पैसा है वो कर सकते। परंतु जो मिडिल क्लास फैमिली है या लोअर मिडिल क्लास फैमिली है, उनके लिए लाल किताब एक आशा की किरण के समान है। आप लोग इस साइंस को सीखने के बाद बहुत सारे लोगों का भला करने में सक्षम हो जाएंगे। ये चीज आपने समझना है। आपने लाल किताब के कुछ नियमों को समझना है। तो लाल किताब को समझने के लिए कुछ
अपने अंदर आज से ही तब्दीलियां लानी पड़ेगी। जितनी अच्छी सोच अपने अंदर पैदा कर सकते हो लोगों का कल्याण करने की भावना से, उतना ही ज्यादा अच्छे तरह से ये साइंस आपको समझ में आएगी। कल्याणकारी सोच आपको हमेशा बना करके रखनी है। आप लोग जो नए हैं, मैं एक छोटी सी शुरुआत कर देता हूं। जैसे आपने सुना होगा 12 राशियां होती हैं, 9 ग्रह होते हैं, 27 नक्षत्र होते हैं। और मैं आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करूंगा, आप नए हैं या पुराने हैं, आप अपने साथ लिखना जरूर शुरू करें। बेशक इसकी रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिलेगी, पर लिखने से बुध ग्रह एक्टिवेट होता है। जो आपकी कलम है वो बुध है, जो आप राइटिंग में लिखते हैं वो भी बुध है। बुध आपकी मेमोरी पावर को बढ़ा। जब भी आप लोगों को ज्योतिष देखने का मौका मिलेगा तो आपकी मेमोरी की ही परीक्षा होगी कि आपको कितने सूत्र कितने अच्छे ढंग से किसी होरोस्कोप पे लगाने आते हैं। तो इसलिए लिखना बहुत जरूरी है। जितना बार बार लिखेंगे, ये मत सोचिए कि मुझे ये तो पता है इसका क्या लिखना, बस वो गलतियां हो जाएंगी। एक एक शब्द को लिखो। हमारे गुरु गीता में लिखा हुआ है कि गुरु के मुख से निकला हुआ एक एक शब्द गुरु मंत्र की तरह पवित्र होता है। कोई सूत्र छूट ना जाए, इस बात का प्रयास करना। एस्ट्रो पाठशाला का नियम है, रोज आओगे जरूर एक नई टेक्निक सीख के जाओगे जो आपने कहीं और से नहीं सीखी होगी। चाहे आप 5 साल से प्रैक्टिस करें चाहे 10 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, जरूर कुछ ना कुछ नया सीख के जाओगे। और हम चाहते हैं पर डे आपकी ग्रोथ हो, पर डे आप कुछ ना कुछ सीखते चले जाएं। अब हम फिर से मैं रिपीट करूंगा, हमारे ज्योतिष में कुंडली में 12 भाव होते हैं, 12 ही राशियां होती हैं, 9 ग्रह होते हैं, 27 नक्षत्र होते हैं। ये आप लोग नोट कर लिया है। अब हम इस प्रश्न पर आएंगे कि आखिर हम कुंडली से देखते क्या है। जब भी कोई व्यक्ति आपके पास अपनी होरोस्कोप दिखाने आएगा, वो क्या दिखाना चाहता है? आखिर आखिर वो एक ज्योतिषी से क्या चाहता है कि आप उसकी कौन सी समस्या का समाधान करें? आप हैरान होंगे, 90% लोग अपनी सही चीज जो उनके मन में होती है, जिस पर्पस से वो आए हैं, वो बोल नहीं पाते हैं। वो अपनी समस्या तो बता रहे होते हैं प्रेजेंट की, पर ज्योतिष के पास आने का सही सही उद्देश्य वो बोल नहीं पाते। आप में से भी बहुत सारे लोग अगर मन से सोचे कि आप लोग क्यों ज्योतिष सीखना चाहते हैं, तो आप में से मैक्सिमम लोग कहेंगे हमें समझना है कि हमारी किस्मत में क्या लिखा है। हम जितने भी मनुष्य इस धरती लोक के ऊपर हैं, हर कोई क्यूरियस है अपने भविष्य को जानने के लिए, अपने भाग्य को समझने के लिए, अपनी किस्मत को समझने के लिए। अब आप कहेंगे ये किस्मत की बात, वो भी पहली क्लास में ही ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लाल किताब जो है कि जो शुरुआत है वो होती ही किस्मत के भाव से है, किस्मत के खाना से है, किस्मत के हाउस से है ना? अजीब बात। हम जब वैदिक ज्योतिष में कुंडली को देखते हैं तो हमेशा फर्स्ट हाउस से शुरुआत करते हैं, लगन से शुरुआत
करते हैं और आप लोगों को समझ में आए, इसलिए लाल किताब के एक्सपर्ट भी पहले दिन से ही लाल लगन से स्टार्ट करते हैं। पर लाल किताब कहती है कि शुरुआत नवा भाव है, क्योंकि आपकी किस्मत ही आपको इस संसार में लेकर के आई है। आपकी किस्मत के कारण ही आपने जिस खानदान में जन्म लिया है, जिस पिता के यहाँ पर श्वेता त्रिपाठी जी रिकॉर्ड करना चाहती हैं। श्वेता जी, हम लोग आपके बिहाफ पर बैठे हुए हैं और हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो प्लीज कोई बीच में वो ना करें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। क्योंकि देखिए, मेरे कोर्स में आपको हो सकता है पीपीटी कम मिले, क्योंकि मैं पीपीटी देख करके अगर पढ़ाऊंगा तो मैं दिल से नहीं पढ़ा पाऊंगा, दिमाग से पढ़ाऊंगा। और मेरी जो स्ट्रेंथ है वो मेरा दिल है। मैं अपने विद्यार्थियों को हृदय से देना चाहता हूँ। जो भगवान मेरे अंदर विचार पैदा करते हैं कि क्या देना है क्या नहीं देना है, ये भगवान जो चाहते हैं वो मिलेगा आपको। तो इसीलिए जितना मुझे सपोर्ट करेंगे उतना आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा। ठीक है, चलिए, हमारी जो शुरुआत है वो किस्मत के कारण है। किस्मत से हमें खानदान मिलता है, किस्मत से हमें परिवार मिलता है, किस्मत से हमें पिता मिलता है। ये सारा खेल किस्मत का है। किस्मत से ही ये सारी चीजें हैं, यानी कि आपका खुद का जन्म आपके हाथ में नहीं है। आपको कैसे भाई मिलेंगे, कैसे माँ बाप मिलेंगे, कैसा जीवन साथी मिलेगा, आपके हाथ में नहीं है। ये सब किस्मत का लेखा। अब फिर से आते हैं, कुंडली में जो 12 भाव होते हैं, इन 12 भाव में से जो 9th हाउस है, जो 9 नंबर का भाव है, वही किस्मत का भाव है। इसे आप भाग्य भाव भी कह सकते हैं। अब एक लाल किताब की और खूबसूरती के बारे में बात करता हूं। लाल किताब कहती है आपकी मेरी किसी की भी कुंडली जो होगी वो मेष लगन की ही होगी। यानी कि सभी के अलग अलग लगन के बारे में बात नहीं की गई, सभी को मेष लगन का बना दिया। मेष लगन का मतलब मेष राशि पहली राशि है कि जहां पर लगन लिखा होता है वहां नंबर 1 ही खाना लिखा। ठीक है, तो उस हिसाब से राशि बनी। तो हो सकता है आप में से कोई कर्क लगन का हो, सिंह लगन का हो, कोई मकर लगन का हो, और अभी तक आपने यही सुना होगा कि आप इस लगन के उस लगन के। पर लाल किताब के पूरे कोर्स में ये नहीं करना है पड़ेगा। आपको लग्नों के अनुसार सीखने की जरूरत नहीं है। आपको इतनी अच्छी अच्छी हम लोग टेक्निक सिखाएंगे कि बिना लग्नों की मदद के ही आप उस मेन D1 चार्ट, जिसे आप लगन कुंडली बोलते हैं, उसी से ही आप व्यक्ति के बारे में पता लगाने में सक्षम हो जाएंगे। उसकी बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। तो आप समझ गए, आज से आपकी और हमारी कुंडली एक हो गई। मैं भी मेष लगन का, आप भी मेष लगन के, सभी लोग मेष लगन के हो गए। आपके परिवार में जितने लोग हैं वो भी मेष लगन के। जो आपके पास आएगा उसको भी मेष लगन का ही बना देना। और ये मेष लगन किसका है? भगवान श्री हरि विष्णु जी का, नारायण जी का होता है लगन, मेष लगन। तो ये मेष लगन के हम सब लोग बन गए, क्योंकि इस संसार में आने के बाद हमारी पालना करने की जिम्मेवारी श्री हरि विष्णु जी के पास है। जिसके ऊपर भगवान श्री हरि विष्णु जी का आशीर्वाद है, वो इस संसार में आने के बाद बड़ा फलता फूलता है, बड़ा लाइफ में एंजॉय करता है। भगवान श्री हरि विष्णु जी की माया ही है कि हमें पिछले जन्म के बारे में कुछ याद नहीं, जबकि हमारा जन्म का कारण पिछला जन्म ही है।
हम कुछ पेंडिंग कर्मा छोड़ करके आ गए, अपने कर्मों को अधूरा छोड़ करके आ गए हैं, इसलिए उनका भुगतान करना है और अपने अधूरे कर्मों को पूरा करने के लिए हमारा ये जन्म हुआ है। इसलिए हमें सभी को मेष लगन का बना दिया गया। अब जो लोग नए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि 12 भाव हैं और हर भाव हमारे जीवन के किसी न किसी पक्ष, क्या लिख दिया, ट्राई रिकनेक्टिंग, अच्छा, जीवन के किसी न किसी पक्ष के बारे में शो करता है। इस पूरे भूचक्र को, पूरे भूखंड को, इस पूरे ब्रह्मांड को 12 भागों में डिवाइड कर दिया और हर भाव से हमारे जीवन, कह रहे हैं यूर वॉइस इज नॉट ऑडिबल, क्या आप लोगों के साथ भी कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है क्या? तो मैं जिनका सर भी वीडियो जा रहा है बार बार, वीडियो जा रहा है बार बार, वो नेट का प्रॉब्लम हो सकता है। देखिए नहीं सर, बिल्कुल क्लियर है, वीडियो भी आवाज ऑडियो बिल्कुल भी, क्लियर है, उनकी तरफ से प्रॉब्लम है जो भी बोल रहे हैं। आवाज क्लियर है बिल्कुल। चलो भगवान की कृपा है। अगर किसी को दिक्कत आ भी रही है तो मैं कहूंगा एक बार वो वहां से निकल करके दोबारा रिकनेक्ट करके कोशिश करें। कभी कभी नेट के इधर उधर हो जाने से थोड़ा प्रॉब्लम होता है। अदरवाइज हम लोग तो रिकॉर्डिंग कर ही रहे हैं, आपको कल रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ठीक है, धीरे धीरे आपको हमारी आदत पड़ जाएगी, हमारी आप चीजों से अवगत हो जाएंगे। तो आज फर्स्ट क्लास है। खेमचंद जी, हाँ बताइए। सर ये वीडियो में दिखा रहा है कि टाइम रिमेनिंग 30 मिनट्स, तो क्या ये 1 आप आवर की चिंता क्लास ना है? करें, ये हमारा पेड वाला है, तो आप चिंता ना करें। हम 3 घंटे भी बैठे रहेंगे तो नहीं जाने वाला, इस वजह क्योंकि से वो तो 30 नहीं मिनट्स जाएगा। लेफ्ट दिखा रहा है। नहीं, पता नहीं कैसे दिखा रहा है ये। ओके। आ, तो हर भाव से जीवन का कोई ना कोई पक्ष जुड़ा हुआ है। म्यूट कर लीजिए। अब देखो ये बड़ी समस्या है, मैं सबको म्यूट कर दूंगा नहीं तो। प्लीज आप लोग खुद ही प्रयास करें, अपने आप को म्यूट रखें। हर भाव से जीवन के बारे में कुछ चीजें हमें पता लगती हैं, वो चीज आपको नोट करनी है। भाव के बारे में जितना गहराई से आपका अध्ययन होगा उतने ही अच्छी तरह से आप रेमेडी करने में कामयाब होंगे, क्योंकि अब आपको इस कोर्स में रेमेडी भी इन्वॉल्व है, ग्रामर भी इन्वॉल्व है, और हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि आप कुंडली देखना सीख जाए। कुंडली देखना सीखने का मतलब ये है कि आपके सामने कोई होरोस्कोप आए और आप उसके बारे में सही सही पता कर पाएं, उसको कुछ बातें बता पाएं, उसको कुछ उपाय बताएं और राइट डायरेक्शन में बताएं, तो ही दे मजा है। अदरवाइज तो किताब में से उठा के जो मर्जी बोल दो, उससे कोई लाभ नहीं। 9th हाउस वेदांग है, 9th हाउस वेदांग है। ये जो हम सीख रहे हैं ये वेद की नॉलेज है, जो इसका संबंध 9वें भाव से, अर्थात जिस व्यक्ति की कुंडली में 9वें भाव की कृपा होती है, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में वेदांग की नॉलेज लेता है। ज्योतिष भी वेद की ही आंखें हैं, इसीलिए ज्योतिष को वेद का चक्षु कहा गया। तो आगे से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जो आप ज्योतिष सीख रहे हो आप वेदांग सीख रहे हो, वेद का ही अंग है ज्योतिष, जिसका संबंध 9th हाउस से है। 9th हाउस हाउस ऑफ ब्लेसिंग्स है, कृपा का भाव है। 9वां भाव तीर्थ स्थान है, परंतु न आपके मंदिर का गर्भ क्षेत्र है। ज्योतिष में लाल किताब में 2 खाने ऐसे हैं जो मंदिर को रिप्रेजेंट करते हैं।
दूसरा भाव और 9वां भाव ये मंदिर को शो करते हैं। जब आपने मंदिर में जाकर के कुछ चीज दान करते हैं ना, तो आपको देखना होता है कि दूसरे भाव में कौन ग्रह बैठा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका शत्रु ग्रह बैठा है और वो दान लेकर के बैठ जाए, यानी कि आपको फायदा ना हो, उस रेमेडी का फायदा ना हो। परंतु परमात्मा जो बैठते हैं, जिसे गर्भ स्थान कहा जाता है, आप लोगों ने मंदिरों में गए होंगे तो गर्भगृह आपने देखा होगा कि गर्भगृह में ही मेन देवी देवता की पूजा उपासना होती है। शिवलिंग जहाँ होता है गर्भगृह में, भगवान श्री हरि विष्णु जी गर्भगृह में रहते हैं। तो गर्भगृह का जो स्थान माना गया है वो कुंडली का 9वां भाव माना गया है, गर्भ स्थान है, यानी कि बहुत ज्यादा पवित्र। किसी मंदिर की आप 4 दीवारी को ढा दोगे, तोड़ दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक कि गर्भगृह सुरक्षित है, जब तक ये मान्यता है कि कुछ फर्क नहीं पड़ा, कोई बात नहीं, दोबारा बना दो, ये कर दो, वो कर दो, कोई अपमान नहीं हुआ। परंतु गर्भगृह के क्षतिग्रस्त हो जाने को बहुत ही गलत माना जाता है। इसलिए इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आपके भाग्य का भाव है। आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि भाग्य की बातें चल रही हैं, तो भाग्य क्या है? ये 9वें भाव से ऐसा क्या माने, कैसे हम फील करें कि क्या चीज? 9th हाउस हाउस ऑफ अपॉर्चुनिटी है। आपको जीवन में आगे बढ़ने के जो अवसर हैं वो 9वें भाव के आशीर्वाद से ही मिलते हैं। जिन लोगों का 9वां भाव सोया रहता है उनको जिंदगी मौका ही नहीं देती आगे बढ़ने का। 9वां भाव बॉस का है। हमें कभी ना कभी किसी से काम सीखने के लिए किसी को तो बॉस बनाना ही पड़ता है। जो बॉस हमारा खुश है कि नहीं खुश है, बॉस अगर खुश होगा तो हमें वैसे ही प्रमोशन दे देगा, और बॉस अगर हमसे खफा है तो प्रमोशन की उम्मीद ना रखें। 9th हाउस बॉस को रिप्रेजेंट करती है, 9th हाउस आपकी प्रमोशंस को रिप्रेजेंट करती है। यानी कि जो लोग एमएनसी में काम करने वाले हैं उनके लिए मैं प्रमोशन शब्द यूज कर रहा हूँ कि उनको पोस्ट पोजीशन आगे बढ़ जाएगी। वो बड़े हमारे पास आते हैं, पूछते हैं आचार्य जी बताइए कब हमारी प्रमोशन कब होगी। कंपनी वाले तो पिछले 9 महीने से कह रहे हैं अब की बार देंगे, अब की बार देते ही नहीं है। तो ये 9वें भाव का विषय है। तो ऐसे में आपको क्या देखना है, 9th हाउस पे नजर गड़ा दो अगर कोई प्रमोशन की बात पूछता है तो। 9वें भाव का अध्ययन करना शुरू कर दो। जैसे ही आप 9वें भाव का अध्ययन शुरू कर देंगे आपको समझ में आ जाएगा कि भाई जी की प्रमोशन क्यों रुकी पड़ी है, इनके बॉस साहब क्यों नाराज पड़े हुए हैं, ये सब आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। 9th हाउस आपकी उच्च शिक्षा का भाव है, हाईएस्ट नॉलेज, नॉलेज, हाईएस्ट नॉलेज, नॉलेज फ्रॉम ए हाईएस्ट पर्सन। आपको जिंदगी में गुरु कैसा मिलेगा, आपको जिंदगी में जो गुरु मिलेगा उसमें कितनी नॉलेज होगी, क्या वो सामर्थ्यवान होगा कि नहीं होगा, वो सक्षम गुरु होगा कि नहीं होगा, जिस काम के लिए, जिस शिक्षा को लेने के लिए आप बैठे हैं क्या वो डिलीवर करने में कामयाब होगा कि नहीं होगा, 9th हाउस डिसाइड करेगा आपकी कुंडली में। मैं सिखाऊंगा आज आपको कि इस चीज को देखा कैसे जाता है। पहले बस आपको समझ लेना है कि ये है क्या 9वां भाव। कल को ऐसा ना हो कि कोई नई चीज निकल करके आ जाए और हम सोच में पड़ जाए अरे 9वें भाव में भाई ये क्या चीज थी। हमारे घर के बुजुर्गों का जो कमरा होता है वो भी 9वें भाव की तरह ही उसको ट्रीट करना चाहिए। यानी जो हमारे दादा दादी जिन कमरों में रहते हैं
या जिसे आप ये बोल सकते हो ग्रैंड रूम, मास्टर रूम, मास्टर बेडरूम आप बोल सकते हो उन्हें, वो उसका संबंध भी नवम भाव से है। नवम भाव का संबंध इस बात से भी है कि आप में रूहानी ताकत कितनी है। बीच बीच में थोड़ा गर्म कर लेता हूं गला। आपकी रूहानी ताकत, रूहानी का मतलब होता है आपकी सोल पावर जो है, आपकी डिवाइन पावर जो है, वो आप में कितना है। नवम भाव की ताकत दिखाएगा कि आप कितनी डिवाइननेस के साथ इस जीवन को जीते हो। लोगों का परोपकार करना, आप कितना लोगों का परोपकार कर सकते हो, कितना लोगों का भला कर सकते हो, ये बात की ताकत नवम भाव में छिपी हुई है। और 75% के करीब ताकत रखता है नवम भाव। 25% लोगों की मदद करने की ताकत रखता है फर्स्ट हाउस, और 75% ताकत रखता है नवम भाव। इसीलिए तो अगर किसी ने एनजीओ बनाना हो, ट्रस्ट बनाना हो, ये चीजें नोट करते रहो, ये बीच बीच में कभी कभी आ जाती दिमाग में, अदरवाइज नौवें भाव में नहीं पढ़ाई जाएंगी। ट्रस्ट बनाना हो, एनजीओ बनाना, जब आप लोग अच्छे प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर बनेंगे ना, ये प्रश्न आएंगे, लोग भागे आएंगे कि साहब हम ट्रस्ट बनाना चाहते हैं, कोई कहेगा मैं एनजीओ खड़ा करना चाहता हूं, तो करेंगे ना करेंगे, तो भी आपको नवम भाव को ही स्टडी करना पड़ेगा। 9th हाउस इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मानसिक जागृति का भाव भी है कि आप मेंटली रूप से कितने स्ट्रांग है, कितने नहीं है। ये भी दिखाता है कि गृहस्थ जीवन जीते हुए लंबी आयु में बुढ़ापे तक रहोगे कि नहीं रहोगे, बुढ़ापा एंजॉय करोगे कि नहीं करोगे। एक्चुअल में 9th हाउस बचपन और बुढ़ापे को ही दिखाता है, कि किस्मत का भाव है, भाग्य का भाव है। अगर अच्छा है तो बचपन बड़ा अच्छा बीतेगा, बुढ़ापा तो बीतेगा ही बीतेगा, बहुत बढ़िया बीतेगा। पर कुछ चीजों का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा हमें। अगर किसी का मकान वर्गाकार है तो 9th हाउस अच्छा है। ये हम लोग इनकी वो बना रहे हैं आपको निशानियां कि भाई 9th हाउस, तो जो आड़े टेढ़े घर बना लेते हैं, आड़े टेढ़े प्लॉट में बना लेते हैं, कान वाला प्लॉट बना देते हैं, इससे नवम भाव में डिस्टरबेंस क्रिएट होती है। उनसे उनके आने वाले बच्चों, जो कैरियर बनाने वाले बच्चे हैं, उनको कैरियर में प्रॉब्लम्स आती हैं, और जब वो मैरिज करने के लिए निकलते हैं तो उनकी मैरिज नहीं हो करके देती। तो इसीलिए आपको वास्तु का बड़ा ध्यान रखना है। वर्गाकार जो कमरा होता है, ये आपके 9th हाउस की प्रॉब्लम को काफी हद तक ठीक ठाक कर देता है। नवम भाव अगर हम शारीरिक रूप से देखें तो हमारे कूलों से नीचे से पार्ट से शुरू हो जाएं और घुटनों तक नवम भाव का ही प्रभाव माना जाता है, जिसे आप और हम जंगा बोलते हैं, जांगे बोलते हैं। ये जितनी ज्यादा शक्तिशाली होंगी उतना ही हमारी जवानी में एनर्जी होगी। या और दूसरे तरीके से समझाता हूं, किसी पुरुष के अंदर या स्त्री के अंदर, उसके अंदर काम शक्ति कितनी स्ट्रांग है, जितनी स्ट्रांग उसकी जांघें होंगी उतनी ही काम शक्ति उसमें होगी। पुरुष में
आप ये कह सकते हैं वीर्य शक्ति कितनी स्ट्रांग होगी, इस बात का भी पता उसकी जांघों से ही पता लगता है। और जांघों का संबंध फिर से कह रहा हूं नवम भाव से रखना। जैसे ही किसी की जांघें कमजोर हो जाने लग जाती हैं, समझ लो बुढ़ापा आ गया है, और ढंग से आ गया। जितनी तेजी से जांघें कमजोर होंगी उतना ही ज्यादा दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। और जॉइंट्स पेन, फिर पिंडलियों में दर्द, पाँव में समस्या, पीठ में दर्द, फिर बस एक समस्या बुलाओ चार आती है, मतलब वो हालत हो जाती है। इसीलिए जो समझदार लोग होते हैं वो कीगल एक्सरसाइज के बारे में आपने सुना होगा, नहीं तो उसके बारे में थोड़ा सा खोज कर लेना। कीगल एक्सरसाइज करने से जंघाएं मजबूत होती हैं और काम शक्ति कमजोर नहीं पड़ती। अगर किसी में बच्चा पैदा करने की शक्ति नहीं है पुरुष के अंदर, तो भी वो कीगल एक्सरसाइज को अपना करके, कुछ दवाओं का साथ लेकर के, साथ में ज्योतिष के कुछ उपाय करके, उसमें नवम भाव को ठीक करना बहुत जरूरी है। अगर संतान का मामला है तो ये मैं पहले बता दूं, क्योंकि संतान भी किस्मत से मिलती है। जो ये सारा खेल जो किस्मत वाले हैं वो उसमें मानना बहुत जरूरी है आपको। तो ये आपको समझ में आ गया। अब नौजवान बच्चों के लिए नौकरी करने तो घुस गए, नौकरी मिल भी गई, नौकरी कर भी रहे हैं, समस्या ये आ रही है कि साल भर, डेढ़ साल भर करते हैं और नौकरी छूट जाती है, या सामने वाला कहता रहता है भाई नौकरी से निकालेंगे निकालेंगे, तुम्हें नौकरी में नहीं रखना चाहते। इसे बोलते हैं कैरियर की वीकनेस। इसका संबंध यानी कि कैरियर की स्ट्रेंथ वो भी नवम भाव से ही देखी जाती है। यानी जितना नवम भाव मजबूत होगा आपका, उतना ही ज्यादा चांस है कि आपका कैरियर मजबूत होगा। ये चीज समझ लीजिए। अब कैरियर की मजबूती का मायने क्या है? कैरियर की मजबूती का मायने होता है कि बॉस चाहे भी तो हटा ना पाए, क्योंकि बॉस जैसे ही सोचे आपको हटाना है, बॉस के पसीने छूटने लगे कि अगर ये काम छोड़ के चला गया तो फिर करेगा कौन? करता ही ढंग से यही काम संभालता है। यानी कि कंपनी काफी हद तक उस पर डिपेंडेंट रहती है। कंपनी में जितने बड़े से बड़े हेर फेर हो जाएं, उसको कोई जल्दी सी छेड़ता नहीं है। तो कैरियर की स्ट्रेंथ के लिए भी आपको नवा भाव देखना पड़ेगा। तो देखा कितना इंपॉर्टेंट है। 9th हाउस कितनी चीजों से जुड़ा हुआ है नवम भाव। अब हम बात करते हैं अपने फादर साहब की, पिता। नवम भाव से पिता को देखा जाता है, और पिता हमें कितनी मदद करेगा ये भी नवम भाव ही डिसाइड करेगा। भरत जी, कोई बात नहीं, अगर वॉइस नहीं आ रही है तो हो सकता है आपके एंड से कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो, उनको नहीं आ रही है, या नहीं जा सकता ज्यादा मेरे एंड से। आप लोगों ने नोट कर लिया सारा का सारा नवम भाव? यस और नो? बहुत बढ़िया। नवम भाव का जो मालिक ग्रह होता है वो है गुरु ग्रह, बृहस्पति। और लाल किताब का जो पहला ग्रह है वो भी बृहस्पति। तो आगे से याद रखना, लाल किताब में शुरुआत नवम भाव, और उसका जो मालिक है वो गुरु है। इसलिए कभी भी जिन लोगों ने लाल किताब पढ़ी होगी उन्होंने देखा होगा सबसे पहले शुरुआत जो है लाल किताब में गुरु ग्रह के से होती है, जबकि वैदिक के अंदर सूर्य से होती है। ये एक थोड़ा अंतर है। तो ऐसा मत सोचना कि पन्ना गलत चिपक गया, गुरु वाला पार्ट पहले आ गया लाल किताब में, नहीं, उसका अपना लॉजिक है, लाल किताब का अपना नियम है। लाल किताब कहती है
तीन लोक नौ भूखंड में, गुरु से बड़ा न कोई, कर्ता कर ना सके, गुरु करे सो होए। अर्थात गुरु की ताकत इतनी है कि तीन लोक नौ भूखंड में कोई ऐसी पावर नहीं है जो कि गुरु से बढ़ कर के हो। इसीलिए कहा जाता है गुरु की आंखों में अमृत बरसता है। और गुरु कोई एक व्यक्ति नहीं है, गुरु एक व्यक्तित्व का नाम है, एक मीडियम का नाम है जो ऐसे हाथ करता है, ऊपर से ज्ञान लेता है और नीचे अपने शिष्य को देता है। वो जस्ट एक मीडियम का काम करता है। जो भी मेहनत कर रहा है वो ऊपर से ले रहा है, नीचे दे रहा है। उसने अपने गुरु से लिया है और वो ट्रांसफर अब अपने शिष्यों को कर रहा है। ये विद्या, जो विद्या है, ये गुरु शिष्य परंपरा की विद्या है। जो इस चीज में बिलीव करते हैं, जो इस सिस्टम को अप्रोच करते हैं, जो इस सिस्टम को फॉलो करते हैं, वो उतनी ही जल्दी ज्योतिष सीख जाते हैं। मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं, बहुत सारे जो लोग लंबे समय तक ज्योतिष के लिए भटकते रहते हैं पर ज्योतिष उनको नहीं समझ में आता। और अगर केवल ये एक इस सूत्र को समझ लें तो ही बेड़ा पार है। आप लाख YouTube पर जाकर के वीडियो किसी के देखो, कोई मनाही नहीं, पर दिल से उस व्यक्ति को फिर गुरु भी स्वीकार करो। मानो, एहसान मानो उनका जिनसे आप नॉलेज ले रहे हो, जिनका गुरु भाव है, और बदले में मुफ्त में कुछ नहीं लेना। ये ध्यान रखना, मुफ्त में कुछ नहीं लेना, चाहे उनको आप कुछ भी दो। अब उन्हें तो बेचारों को पता नहीं कि आप उनका वीडियो देख रहे हो। आप उनको अप्रोच कीजिए, उनको थैंक्स लिखिए, चरण स्पर्श लिखिए, अपनी सद्भावना दीजिए, गिफ्ट देने का सामर्थ्य गिफ्ट दीजिए। क्योंकि आप उनसे जाने अनजाने में, उन्हें नहीं पता, पर आप वैदिक ज्ञान सीख रहे हैं, आप वेदांग सीख रहे हैं। और जो व्यक्ति ऐसे जुड़ करके, अपने गुरु के साथ जुड़ करके जो व्यक्ति इस विद्या को सीखेगा, उसको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। जो लोग इस परंपरा के तहत इस विद्या को सीखेंगे, वो बहुत जल्दी अच्छे एस्ट्रोलॉजर बनकर के सोसाइटी में आएंगे। दूसरी चीज, हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने लाल किताब की कोई बुक खरीद रखी है, जो लाल रंग की जिल्द की हो। उसको लाल कपड़े में लगा करके रखिए और रोज धूप बत्ती लगाइए, थोड़ा नमस्कार कीजिए और बड़े श्रद्धा के साथ उस पुस्तक को पढ़िए, अगर आप रखते हैं तो। दूसरी बात, हमारे संस्था से कोई बुक रिकमेंड नहीं की जाती। हम ये कहते हैं जो हम बता रहे हैं आप उसको फॉलो करो। फिर भी अगर आपने परचेज किया है तो उसको बड़ा सह सम्मान पूर्वक उस पुस्तक को बड़ा ही संभाल करके रखना है। धूप दी बिल्कुल देवी देवता की तरह, जितना उसको श्रद्धा दोगे, जितना विश्वास दोगे, उतना जल्दी ये सूत्र आपके अंदर आएंगे। सूत्र का प्रवेश करना आपके मन मस्तिष्क में बहुत जरूरी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नवम भाव के बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया। कुंडली के जो 12 भाव हैं, 12 भाव में से 6 भाव कर्म के हैं और 6 भाव किस्मत। किस्मत यानी कि आपके हाथ में नहीं है, पीछे से ही मैटर बन करके आया है। ये अब आपके हाथ में मैटर है ही नहीं। आपके हाथ में इस जन्म में क्या है? वो है कर्म। आप और हम कर्म के मामले में कुछ कर सकते हैं,
हम अपने कर्मों को सुधार सकते हैं, हम अपने कर्मों को ट्रांसफॉर्मेशंस कर सकते हैं कर्मों के द्वारा। लाल किताब का मतलब ही ये है कि हमारे कुंडली में ग्रह स्थितियों के अनुसार हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस राइट पाथ का पता लगे। दूसरा एक गलती मैं देखता हूं विद्यार्थी बहुत करते हैं, वो हर ग्रह को ठीक करने में जुट जाते हैं। आचार्य जी फलाने ग्रह का भी उपाय बता दो, आचार्य जी वो तो रह गया, केतु रह गया। अरे भाई उनकी जरूरत नहीं है, सभी ग्रहों को एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं होती है। आपकी जो मेन समस्या है उस पर फोकस कीजिए। जो लॉन्ग टर्म जो चीजें आपको फायदा कर रही हैं या नुकसान कर रही हैं, उनको समझना ही समझदारी है। कोई ग्रह ऐसा है आपको गलत गाइड करता है, ग्रह जिसके प्रभाव में आकर के हम गलत डिसीजंस लेते हैं, हमें उसको समझना जरूरी है कि इस वजह से हम गलतियां कर रहे हैं बहुत ज्यादा। और फिर अगर हम उसको पाथ को फॉलो करना शुरू कर देते हैं तो ग्रह हमें बड़ा अच्छा असर। तो चलो लिखते हैं। सबसे पहले हमारे कुंडली में जो 6 खाने ऐसे हैं जिनका संबंध हमारी किस्मत से है। 9वां भाव तो निखालिस किस्मत है, और इसके अलावा और कौन से खाने हैं जो हमें किस्मत के साथ कनेक्ट करते हैं। और 6 खाने लिखवाऊंगा आपको कर्म वाले, जहां आप बड़े अच्छे से चेंज कर सकते हैं। तो आज ही आपको अपनी कुंडली में पता चलेगा कि कर्म का खाना कौन सा है और किस्मत का खाना कौन सा है। तो लिखिए, नोट करिए। सबसे पहला तो पहला ही खाना आपका किस्मत का है। अच्छा, शब्दों में किस्मत कह लो, भाग्य कह लो, लक कह लो, वो आपको जो नोट करना है अपने हिसाब से नोट कर लो। और कई जगह खाना नंबर लिखा मिलेगा, कहीं भाव लिखेगा, कहीं हाउस नंबर लिखेगा, सब एक ही चीज है। तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, ये सब शब्दों के एक ही मीनिंग है ना। पहला खाना किस्मत से जुड़ा हुआ है क्योंकि यहाँ पर आपका शरीर बना है। पहला भाव जो होता है आपके शरीर का भाव है। शरीर कैसा मिलेगा, कैसा रंग रूप में मिलेगा, आप डिसाइड नहीं कर सकते। ये पीछे से कई बार कह देते डीएनए, डीएनए के कंसेप्ट को हम समझते हैं, पर कई बार माँ बाप से एग्जैक्टली शक्ल नहीं मिलती है, माँ बाप से बिल्कुल नहीं मिलती है कई बार, और बहुत केसेस में होता है। और आपने ये देखा होगा, माता पिता छोटे कद के हैं, बच्चे थोड़े लंबे कद के हो गए, या माँ बाप लंबे कद के हैं, बच्चे छोटे कद के हो गए। तो वो वैसा नहीं है मामला। और हो सकता है कि कोई बिटिया अपने घर में ऐसी है जो बहुत ही सुंदर होगी, माँ बाप इतने सुंदर नहीं है, माँ बाप बहुत सुंदर है, बच्चे इतने सुंदर नहीं है। तो ये चीज किस्मत के हाथ है, भाग्य में है। अब इसका क्या मायने हुआ, इसका मतलब आप इसमें तब्दीली नहीं कर सकते। लाल किताब ये कहना चाह रही है, कुल मिलाकर के इसमें आप ज्यादा तब्दीली नहीं कर सकते। दूसरा है 4th हाउस, चौथा भाव, जिसे कहते हैं दिल का सुकून। ये मन का घर है, माँ का घर है, मकान का घर है। मन, माँ और मकान चौथे भाव से आते हैं। ये भाग्य के अधीन है। आपकी माँ आपको कितना प्रेम करेगी, माँ का कितना सहयोग मिलेगा। माँ तो सभी की प्रेम करती है, नेचुरल है, वो नेचुरल प्रेम है। पर फिर भी किसी का कुछ खास होता है संबंध, वो चौथा भाव है। ये कहते हैं मकान किस्मत से मिलता है। छठा भाव, ये वो चीजें हैं जो जुड़ी हुई हैं। भगवान आपको माँ साथ में देख के भेजता है। रघुवंशी जी म्यूट कर लीजिए, यामिनी जी। चलो देखो, लाल किताब में ये सब चीजें पता चलेंगी धीरे धीरे। छठा भाव, छठे भाव से हम शत्रु देखते हैं, मुकदमेबाजियां देखते हैं, लड़ाई झगड़े देखते हैं, विवाद देखते हैं, और पति पत्नी का सेपरेशन देखते हैं।
ये भी हमारे हाथ में नहीं है ज्यादा, इसमें ज्यादा हेर फेर नहीं किया जा सकता। 8वां भाव, अष्टम भाव मौत का है, निश्चित है, इसकी कोई रेमेडी नहीं। इसकी कोई रेमेडी नहीं, मौत की कोई रेमेडी नहीं। वंशी जी प्लीज, मौत की कोई रेमेडी नहीं है। अष्टम भाव आपके भाग्य से जुड़ा हुआ है, इसीलिए अष्टम भाव से ला इलाज बीमारियां देखी जाती है। वो बीमारियां जिनका नाम सुन के डॉक्टर्स के भी हाथ खड़े हो जाते हैं। डॉक्टर दवाइयां तो देता है, कंट्रोल करने की कोशिश तो कर रहा है, बस वो कोशिश ही कर रहा है, उससे ज्यादा उसके बस की बात कुछ नहीं। और बड़े से बड़ा डॉक्टर भी कहता है दुआ करो। दवा तो हम कर ही रहे हैं, दुआ करो, दवा तो काम नहीं कर रही है। इसलिए असाध्य रोगों का संबंध अष्टम भाव से है। 9वां भाव को तो मैं बता चुका हूं। 11वां भाव भी लिखो, इसका संबंध भी किस्मत। आप जीवन में कितना लाभ प्राप्त करेंगे ये किस्मत के अधीन है। इसीलिए तो कहते हैं ना। सर एक बार रिपीट कर दीजिए जरा, आपकी वॉइस हाँ, ब्रेक हो मैं गई थी करता हूं, बीच में। कोई बात नहीं। 11वां भाव का संबंध किस्मत से है, इसीलिए हमें कितना लाभ मिलेगा ये लक के हाथ में है। हम लोग प्लान बहुत अच्छे अच्छे बनाते हैं, कहते हैं ना इंसान प्लान बनाता भगवान फेल कर देता है। प्लान सभी लोग बहुत अच्छा बनाते हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो बेवकूफी से प्लान बनाता है। सबसे कमाल की बात तो ये, हर कोई अपना पूरे दिमागी घोड़े दौड़ा करके प्लान बनाता है, पर कभी प्लान पास हो जाता है, कभी फेल हो जाता है। ये किस्मत के अधीन है। अब हम कर्म के भाव पे चलते हैं। दूसरा भाव कर्म का है, धन भाव जिसे कहा जाता है। यानी कि देखो, इससे बड़ा विज्ञान नहीं है। ज्योतिष इतना महाविज्ञान है कि जीवन को जिया कैसे जाए पूरी पूरी बात बता। भाई धन कमाना है तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, बेशक उसमें किस्मत का साथ चाहिए, पर कर्म मस्ट। बिना कर्म करे बात नहीं बनेगी। वो बात अलग है कि कर्म ज्यादा करना है कि कम करना है। कुछ लोगों के कर्म कम कर्म करके भी बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा बड़ा कर्म करके भी कम पैसा कमाते हैं, ये एक अलग विषय है, परंतु कर्म तो करना पड़ेगा। तीसरा भाव पराक्रम का भाव। जब तक आप इस संसार को अपनी ताकत का प्रदर्शन नहीं करते, संसार आपको एक्सेप्ट नहीं करता। जब तक आप परिवार में कुछ करके नहीं दिखा देते, परिवार आपकी इज्जत नहीं करता। जब तक आप सोसाइटी को कुछ बड़ा नहीं करके दिखा देते, सोसाइटी आपको सम्मान नहीं देती। और इसके लिए ही हमें मेहनत करनी पड़ती है, मशक्कत करनी पड़ती है। तीसरा भाव मेहनत का है, मशक्कत का है, छोटे भाई बहनों का भी है। पंचम भाव, पांचवा भाव कर्म का भाव है, क्योंकि पांचवें भाव को इल्म का घर कहा गया है। यानी कि कोई नॉलेज लेना है, कोई स्किल। जो भी स्किलफुल होगा वो जीवन में भूखा नहीं मरेगा। तो स्किलफुल होना बहुत जरूरी है। शिक्षा में और स्किलफुल होने में बहुत अंतर है। जो हम स्कूली ज्ञान, जो हम किताबी ज्ञान लेते हैं स्कूलों में जाकर के, वो जो हमारा रेगुलर एजुकेशन सिस्टम है वो चौथे भाव से आता है मेरे भाई। परंतु जो हम वास्तव में जो विद्या सीखते हैं, जिस विद्या से हम लोगों का भला करते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं, वो विद्या ही असल में धन देती है। जैसे
मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूं, पर मैंने एक विद्या सीखी, ज्योतिष। तो मेरे पास स्किल आ गई है, ज्योतिष की स्किल आ गई। आज के बाद से आप लोगों के पास आ जाए आना शुरू हो गई। तो ये पंचम भाव, और पंचम भाव में स्वामी जो हैं वो सूर्य हैं। वहां पर सिंह राशि फॉल करती है, और सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं। और सूर्य तो कर्म के देवता हैं। इसीलिए जब मंत्र पढ़ते हैं ना तो कहते हैं कर्म के साक्षी भगवान सूर्य नारायण। और यहां से हमें शिक्षा मिलती है कि जैसे सूर्य पंक्चुअल है, डिसिप्लिन्ड है, और राजा है, और राजा का धर्म है प्रत्येक की भलाई का काम करना, प्रत्येक के लिए कुछ अच्छे से अच्छा सोचना और कुछ करना। पंचम भाव आप में वो विद्या देने की क्षमता रखता है जिससे तुम राजा बन सको। ये ऑलवेज रिमेंबर, लाल किताब के अनुसार पांचवें भाव का मालिक हमेशा सूर्य ही रहेगा, चाहे वो आपका हो चाहे मेरा। पंचम भाव पब्लिक डीलिंग का है, यानी पब्लिक में आप कैसे मिलेंगे, राजा की तरह। यानी अपने दिल में ये इत्मीनान रखे कि अगर कोई मुझसे कुछ मांग रहा है और मैं सक्षम हूं तो मैं दे दूं। कोई व्यक्ति आपको बड़ा इसीलिए मानता है जब आप में देने की क्षमता। लोग नेताजी के पीछे पीछे इसलिए तो घूमते हैं कि नेताजी के पास कुछ क्षमताएं हैं हमारे देश के अंदर, कि कुछ आपका भला कर सकते हैं। कोई ठेका दिला देगा, कोई नौकरी दिला देगा, कोई कुछ कर देगा। तो उनके पास जो क्षमताएं हैं उन्हीं के कारण उनके आगे पीछे लोग घूमते हैं। अब जैसे ही सत्ता चली जाती है लोग घूमना, आगे पीछे घूमना बंद कर देते हैं। सिंपल सी बात है, क्योंकि उनका सूर्य गायब हो गया। और गवर्नमेंट जो होती है उसका संबंध भी सूर्य से होता है, इसलिए सरकार जाते ही मामला गोल है, उसके प्रशंसक साइड में हो जाते हैं। चलो खैर कोई बात नहीं। पंचम भाव आपको ज्ञान देता है कि विद्या सीखनी है, स्किलफुल होना है। और जितना ज्यादा आप डिसिप्लिन के साथ, डेडिकेशन के साथ, डिवोशन के साथ और पंक्चुअलिटी के साथ आप उस विद्या को सीखेंगे, उतने ही बड़े विद्यापति हो जाओगे, उतना ही ज्यादा धन आपके पास आएगा। इसलिए वैदिक ज्योतिष में से लक्ष्मी भाव भी कहते हैं। लक्ष्मी का रास्ता है ये, लक्ष्मी जी का आशीर्वाद है ये। सप्तम भाव कर्म का भाव है, डे टू डे इनकम। जो रोजमर्रा की कमाई होती है वो भी हम सप्तम भाव से देखते हैं। उसके लिए कर्म करना पड़ेगा। जीवन साथी भी सातवें में ही आता है, और जीवन साथी को ढूंढना पड़ता है। देखो बड़ा कमाल की बात है, जीवन साथी किस्मत ने लिख के दिया है पूर्व जन्म से कि तुम्हें कैसा जीवन साथी मिलेगा। पर क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु ने माया का पर्दा डाल रखा, हमें यह पता ही नहीं कि कौन बनेगा हमारा जीवन साथी, इसलिए इस जन्म में ढूंढना पड़ता है। अब कुछ लोगों को ज्यादा ढूंढना पड़ता है, कुछ को कम ढूंढना पड़ता है। जब सप्तम भाव में प्रॉब्लम आ जाती तो बहुत चप्पलें घिसनी पड़ जाती है जीवन साथी ढूंढने के लिए, और सप्तम भाव अच्छा हो जाता है तो बड़ी आसान से, सहजता से मिल जाता है। तो सप्तम भाव भी कर्म से जुड़ा हुआ भाव है। दसम भाव, दसम भाव राज दरबार का है, अर्थात बड़े लोगों में आपकी कितनी पैठ होगी, गवर्नमेंट के बड़े बड़े लोगों से आपकी कितनी अच्छी पैठ बैठेगी, राजा के साथ आपके संबंध कैसे रहेंगे। राजा का मतलब चाहे आप किसी शहर में रहते हैं वहां का राजा। अगर दसम भाव जितना मजबूत होता चला जाएगा उतने ही ज्यादा बड़े लोगों से आपके संबंध बनेंगे,
और उतने ही ज्यादा सफल होंगे। इसीलिए इसे हाउस ऑफ सक्सेस भी कहा जाता है। और इसके लिए टोटल कर्म करना पड़ता है। कर्म का मतलब हार्डवर्क करना, मेहनत करनी है, मशक्कत करनी है, भागदौड़ करनी है। जो हम सुबह से शाम तक दौड़ते रहते हैं ना, यही बस कर्म है। 12वां भाव, ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕੱਛਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰੋਂ 12वां भाव का संबंध भी कर्म से ही जुड़ा हुआ है। 12वें भाव में हॉस्पिटल, जेल, विदेश, हानियां, लॉसेस देखा जाता है। रात की नींद भी 12वें से आती है। पति पत्नी के शारीरिक संबंध 12वें भाव से देखे जाते हैं। सबके लिए कर्म जिम्मेवार है। अर्थात कर्म का मतलब एक लाइन में इतना समझ लो, जो हम डेली रूटीन लाइफ में जो कर्म कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, वो गलत हैं या ठीक हैं, इस चीज पे ये भाव बहुत हद तक डिपेंडेंट है। अगर जैसे सप्तम भाव का ही मैं उदाहरण लेता हूँ, कोई उल्टे सीधे काम करेगा तो मैरिज लाइफ में वैसे ही डिस्टरबेंस आ जाएगी। कर्म के ऊपर है। कोई व्यक्ति बहुत सही सही काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो मैरिज लाइफ में स्टेबिलिटी बनी रहेगी। तो ये कर्म के भाव में। पर ये मैंने करवाए क्यों है, क्यों लिखवाए हैं, इसका भी मैं समझाना चाहता हूँ। रेमेडी करते समय आपको ये चीज समझ में आएगी। जो मैंने भाग्य के भाव लिखवाए हैं, अब आपने एक कुंडली बना लेनी है, और कुंडली में कर्म और भाग्य जैसे जैसे मैंने बताए नोट कर लिए होंगे आप लोगों ने। अब आप लोगों सर ने, ये अभी आपने एक बात बताई थी रेमेडी करते वाली, हाँ हाँ, मैं वहीं रेमेडी करते वक्त वाली बात। वहीं पे ही आऊंगा। अब हमने ये समझना है कि जब हम रेमेडी करेंगे तो, और आपने वो सब कुंडली बना ली है, जब हम रेमेडी करेंगे तो हमें ध्यान रखना है, जो ग्रह किस्मत में उच्च का पड़ा होगा या नीच का पड़ा होगा, ये सूत्र नोट करते जाइए धीरे धीरे धीरे। आप है ना, रोज कुछ ना कुछ लाल किताब से सीखते जाएंगे, सिंपल सिंपल लैंग्वेज में सीखते चले जाए। कोई ग्रह उच्च का पड़ जाए या नीच का पड़ जाए, उसकी रेमेडी होना बहुत मुश्किल है, ना के बराबर है, या ये कहूं रेमेडी नहीं हो पाती। जैसे मेष राशि के स्वामी मंगल, और पहले खाने में ही मंगल पड़ा हो। हाँ खेमचंद जी, मैं आता हूँ, हाँ बताइए। सर ये जो आपने बोले प्लैनेट्स किस में, लाइक किस्मत के खाने में या उसके करना, किस्मत वो मेरा मिस हो किस्मत किस्मत में, इसलिए मैंने कहा कि वो कुंडली बना लो, गया। हाँ जी। जिसमें किस्मत लिखवाई है किस्मत लिख लो, जिसमें कर्म लिखवाया है वो कर्म लिख लो। ठीक ठीक है, है, एक सेकंड। और हाँ ठीक हाँ, है। कोई बात नहीं, लिख लो। सर स्टार्ट कीजिए। मेष राशि का जैसे मंगल, जैसे फर्स्ट हाउस में किसी का मंगल बैठा है, मेष राशि का स्वामी ही मंगल है, तो सौग्रही हो गया कि नहीं हो गया, तो इसे बोलते हैं पक्के घर का मालिक हो गया ही अपना, तो ये पावरफुल हो गया, इसकी कोई रेमेडी नहीं हो सकती। दूसरा, शनि पहले खाने में आ जाए, यानी कि शनि मेष राशि में नीच के हो जाते हैं। लाल किताब में मैं कल करवाऊंगा, सॉरी जब भी अगली क्लास होगी मैं करवाऊंगा, तो उच्च नीच के सारे लिखवाऊंगा आपको। पर ये सिर्फ समझाने के लिए कि मैंने आपको ये क्यों अभी तैयारी करी है आपकी, ताकि आपको किस्मत और कर्म के भाव पता लग जाएं। तो शनि जैसे नीच का हो जाता है पहले भाव में ही। अगर किसी का शनि खाना नंबर 1 में बैठा है, उसकी रेमेडी नहीं हो पाती। इसीलिए बहुत सारे लोग अक्सर कहते हैं कि रेमेडीज काम नहीं कर रही। बहुत सारे ज्योतिषियों के पास गए, रेमेडी काम नहीं कर रही। ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे में सिंपल है, उस ग्रह
की पावर को एक्सेप्ट करके हमें उसके पाथ को फॉलो करना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है? पाथ को फॉलो करने का मतलब क्या है? जैसे मंगल है, मंगल पहले खाने में, अगर मान लीजिए आप में से कोई एक सज्जन है, चलो मेरा ही मान लो कि मान लो मेरा मंगल लगन पे बैठा हुआ है और मैं आपके पास कहता हूँ जी मुझे रेमेडी बताओ, मंगल लगन पे बैठा है तो मुझे गुस्सा बहुत आता है, मुझे लड़ाई करने का मन करता है, झगड़ा करने का मन करता है, तो क्या करोगे? तो हमें उस मंगल की एनर्जी को ट्रांसफॉर्मेशन में करना है। या रेमेडी तो काम नहीं कर रही। तो मंगल को क्या चीजें पसंद है? मंगल को मेहनत पसंद है, दिन में पसीना बहाना पसंद है। वो पहलवान है, कुश्ती का पहलवान है मंगल। तो उसके लिए एक्सरसाइज बहुत जरूरी हो गई उस व्यक्ति के लिए। तो आप रेमेडी में उसको कहो जिम जा या एक्सरसाइज कर, कोई कहता जिम नहीं जाऊंगा, ठीक है भाई, कुछ भी फिजिकल एक्सरसाइज तेरे को जरूर करना पड़ेगा। मंगल का मतलब है गैर लोगों की मदद करना। हमारे हनुमान जी का संबंध मंगल से इसीलिए तो जोड़ा जाता है। उन्होंने देखा कि सर। राम जी के साथ एक अनहोनी घटना घट गई कि उनकी पत्नी को रावण ले गया। तो उन्होंने कहा यार बड़ा जेन्युइन केस है, इनकी वाइफ को रावण ले गया है तो मैं इनकी मदद करूं। तो हनुमान जी ने भगवान राम की मदद की। बात अलग है कि वो उन्हें भगवान मानते थे और उन्होंने अपने आप को दास मान करके सेवा की, वो एक अलग बात है। परंतु मदद की ना केवल, और कितनी मदद की आप अच्छी तरह से जानते हो। जिसका कोई मददगार नहीं होता, जो भी जेन्युइन केस होता है उसकी मदद करना पहले भाव के मंगल को और श्रेष्ठ बना देता है और बढ़िया बना देता है। ऐसे में मंगल के उपाय करने की इसलिए भी आवश्यकता नहीं पड़ती कि मंगल अपने वैसे ही अच्छे रिजल्ट देता है। तो हमें पाथ को फॉलो करना पड़ेगा, समझ गए? अगर पहले भाव में मंगल बैठा है, 8वें भाव में मंगल बैठा है, और पहला और 8वां भाव दोनों ही भाग्य से जुड़े हुए हैं, और भाग्य के में बैठे हुए स्वग्रही के और नीच के ग्रहों की तो रेमेडी नहीं होती। इनकी रेमेडी होना बहुत मुश्किल हो जाता है और फल इनका भोगना ही पड़ता है, अच्छा भी और बुरा भी। परंतु दूसरा भाव और 7वां भाव दोनों कर्म के हैं। सॉरी गुरुजी, एक इंटरप्ट करूं मैं आपको फर्स्ट हाउस के लिए। हाँ जी, आपने पहले बोला कि फर्स्ट हाउस में अगर मंगल हो तो उसकी रेमेडीज नहीं होती, हमको जैसा है वैसे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा और हमको उनको पाथ फॉलो करना पड़ेगा, राइट? और शनि की भी नहीं होती, राइट? तो शनि के लिए भी वही है कि उनके पाथ फॉलो करने पड़ेंगे। जी डेफिनेटली। मैं आऊंगा अभी, आपके क्वेश्चन आंसर भी लूंगा सभी के, हाँ जी। जैसे हमेशा हमारी प्रथा है क्वेश्चन आंसर लेने की। बस मैं थोड़ा सा करा दूं, नहीं तो बीच में छूट जाएगा। दूसरा और 7वां भाव कर्म का है। अब कर्म को सुधारा जा सकता है, कर्म की रेमेडी की जा सकती है, उसमें काफी हद तक तब्दीलियां लाई जा सकती हैं। इसी प्रकार से तीसरा भाव, ये भी कर्म का है, बुद्ध का भाव है तीसरा भाव। बुद्ध की रेमेडी बड़ी आसानी से हो जाती है, परंतु ध्यान रहे बुद्ध अगर किसी का तीसरे भाव में हो ना, तो फिर रेमेडी, क्योंकि वो स्वग्रही हो गया, तो स्वग्रही की रेमेडी इस प्रकार से होगी कि बुद्ध की चीजें बुद्ध के ही जानवरों को दे दो। जैसे कि साबुत मूंग की दाल भिगो दो रात को और सुबह कबूतरों को खिलाना, ये बुद्ध की रेमेडी है। बुद्ध की चीज बुद्ध को ही खिला दी। वो आगे आप धीरे धीरे कोर्स आगे बढ़ेगा तो रेमेडी पे भी चर्चा होगी, धीरे धीरे हम करेंगे। अभी आपने ये समझना है। चंद्रमा चौथा भाव,
जो कि किस्मत से जुड़ा हुआ है, चंद्रमा की रेमेडी करना बहुत मुश्किल होता है। एक तो ये हर 2.25 दिन में चेंज हो जाता है, और ज्योतिष अपने लाल किताब ज्योतिष में कम से कम 43 दिन 43 हफ्ते उपाय करने का प्रावधान है। चंद्रमा 2.25 दिन के बाद चेंज हो जाता है, तो इसलिए चंद्रमा की रेमेडी कई बार बहुत ज्यादा कारगर सिद्ध नहीं होती है। और अगर चंद्रमा चौथे में बैठा हो तो कोई रेमेडी पॉसिबल नहीं, बृहस्पति चौथे में बैठा हो तो भी रेमेडी पॉसिबल नहीं। बस ये है कि उसको कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए, वो हम आगे कोर्स में धीरे धीरे बताते चलेंगे। आप 5वें भाव में बैठे हुए हर ग्रह की रेमेडी कर सकते हैं। 5वें में कोई भी ग्रह बैठा हो उसकी आप रेमेडी कर सकते हो, और बहुत आसान हो जाती है, बहुत जल्दी कामयाब होती है। सूर्य की रेमेडी करो, बहुत आसानी से हो जाती है। इसीलिए तो जब लोग ज्योतिषी के पास पहले जाते थे, वो कहते थे भाई अच्छा नौकरी नहीं लग रही, ये काम नहीं बन रहा, तो वो कहते थे अच्छा भाई जाओ पहले, सबसे पहले तो सूर्य को जल देना शुरू करो, हैं, सुबह उठना शुरू करो, सूर्य मंत्र का जाप करो, गायत्री मंत्र का जाप करो। ये सब रेमेडीज आसानी से हो भी जाती हैं और इनके रिजल्ट्स बहुत फास्ट आते हैं, पंचम भाव से रिलेटेड। छठे की भी रेमेडी होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। 7वां और 8वां मैंने बता दिया। 9वें भाव में कोई भी ग्रह बैठा हो उसे एक्सेप्ट ही करना पड़ता है। ये जब केस याद रखना, स्वग्रही या उच्च का या नीच का, अगर इन किस्मत के ग्रहों भाव में बैठा हुआ है तो दिक्कत हो जाएगी, रेमेडी नहीं हो पाएगी। 10वें भाव में कोई ग्रह बैठा है तो भी रेमेडी पॉसिबल है। सर 9th हाउस का रिपीट कर दीजिए प्लीज। 9th हाउस में कोई ग्रह बैठा हो, स्वग्रही उच्च का होकर के या नीच का होकर के, तो रेमेडी नहीं हो पाती, उसे एक्सेप्ट करना पड़ता, स्वीकार करना पड़ता है, यानी फल भोगना पड़ता है। 10वां भाव जो कि राज दरबार का भाव है, इसकी रेमेडी हो सकती है। और सबसे अच्छी रेमेडी तो 10वें भाव की क्या होती है? अंध विद्यालय में जाकर के या अंधे लोगों की सेवा करना सबसे बेस्ट रेमेडी है। किसी को नेम फेम में दिक्कत आ रही हो, किसी का काम नहीं बन रहा हो, क्योंकि ये 10वां भाव जो होता है ये भी कर्म का भाव है। ये हमारा कर्म करने में दिक्कत आ रही है, कई लोगों को कई बार केस आता है कि काम करने का मन ही नहीं कर रहा है, अंदर से एनर्जी नहीं आ रही है, दिल करता है पड़े रहो सारा दिन। तो उनके लिए अंधे लोगों की सेवा करना, अंधे लोगों को मदद पहुंचाना, ये रेमेडी बहुत अच्छी है 10वें भाव की। ग्यारहवें भाव की रेमेडी भी की जा सकती है, परंतु बृहस्पति की हेल्प लेनी पड़ती है, वो मैं धीरे धीरे कराऊंगा। और 12वें भाव में बैठे हुए ग्रह की रेमेडी भी की जा सकती है। सर 11th की भी की जा सकती है, आप बता रहे हैं? हाँ, 10वें की, 11वें की, 12वें की रेमेडी की जा सकती है। ये चीज मैंने इसलिए लिखवाई है ताकि आपको आगे जब रेमेडियां आएंगी तो आपको थोड़ा ध्यान में रहे तो बढ़िया रहेगा। आज फर्स्ट डे है, कुछ सब मिक्स स्टूडेंट हैं। अभी अगली क्लास मैं मंगलवार को शुरू करूंगा, मंगलवार को इसी समय हम लोग शुरू करेंगे और फिर कंटिन्यूटी में बैच चलता रहेगा। हमारा बैच बहुत अच्छा बन गया है और बहुत अच्छे से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। अब मैं आप लोगों से किसी का कोई क्वेश्चन हो वो मुझे बता दीजिएगा। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ, हैंड रेज कीजिएगा, बाकी लोग जो है और कैमरे पर आकर के बात कीजिएगा। अखिल जी बोल रहे हैं? जी जी सर, नमस्कार। बताइए अखिल सर, जी। मेरा एक क्वेश्चन है। अखिल जी एस्ट्रो पाठशाला के पुराने स्टूडेंट हैं
और जी जी हमारे जी कई अच्छे कोर्सेज में, एडवांस कोर्सेज में एनरोल्ड है। हाँ अखिल जी बताएं। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी आपने जो भाग्य के जो भाव, किस्मत के भाव बताए, तो उसमें आपने बताया 1, 9, 4, 6, 8, 11, 3 भाव में बैठे हुए प्लेनेट, वो भी स्वग्रही, उच्च के या स्वराशि के या नीच के, इनकी रेमेडी नहीं होगी। लेकिन फिर भी आपने 11th हाउस काउंट किया है, जबकि ये किस्मत का है, तो क्या ये कहा आपने? एक्सेप्शन केस है। फिर भी नहीं नहीं आपने नहीं, 11th हाउस, उसमें एक टर्म्स लिखवाई है कि बृहस्पति की मदद ली जा सकती है। अच्छा, बृहस्पति को हमें ओनली सपोर्ट ओनली लेना होगा ओनली, इसके हाँ लिए। ये बाकी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन है, बस आप ठीक कह रहे हाँ हैं। ठीक है सर, ओके सर, ओके सर। जी जी, महेश पाटिल गुरुजी, जी। मैं बोलूंगा, सभी को बोलूंगा, आप बस हैंड रेज करके रखिए। जिनके हैंड रेज होंगे, जो कैमरे पे होगा, मैं जरूर बताऊं, तो आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। हाँ महेश पाटिल जी, आप म्यूट हैं। महेश पाटिल जी म्यूट हैं आप। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये तो रेमेडीज है कि मतलब ये जनरल रेमेडीज इसमें कर सकते हैं कि मतलब जो स्पेसिफिक रेमेडीज है जैसा कुछ महेश जी, स्पेसिफिक रेमेडी हमारी आगे कोर्स में आएंगी। सिर्फ एक, जैसे कहते हैं ना, किसी सब्जेक्ट को समझने के लिए ग्रामर की रिक्वायरमेंट है, तो हमारी एक प्रकार की ग्रामर है। अभी हम रूल्स रेगुलेशन पे बात कर रहे हैं कि ये नियम है हमारे लाल किताब के, कुछ दिन चलते रहेंगे, फिर बाद में रेमेडीज आएंगी, तो उन रेमेडीज पे जब आएंगी। अभी आपने कोई आज की सुन के कोई रेमेडी पे ध्यान दिमाग नहीं। थैंक यू सर, थैंक ना यू। जल्दबाजी नहीं करनी। देखो मैं आपको कहूँ, जल्दबाजी करोगे नुकसान करोगे, वो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है ना? हाँ संजय जी, जम्मू कश्मीर से संजय जी। सर प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। गुरुजी, जहां तक मैं समझ पाया कि किस्मत के घर के ग्रहों की हाँ हाँ, तो इसको शॉर्ट में ये समझना है कि कर्म वाले ग्रहों की 6 ग्रहों की रेमेडी होगी किस्मत के नहीं, सिवा 11th में गुरु की मदद जुपिटर की मदद लेना पड़ेगा, मतलब वो मस्ट है। मतलब अगर इसका आगे भी आएगा, अगर बृहस्पति मदद नहीं कर रहा तो फिर कुछ नहीं होगा। तो मतलब गुरु का दरबार है ना? गुरु का दरबार है, गुरु और शनि का है वहां पर। परंतु हाँ। ऐसे में अगर गुरु से मदद ना मिले, यानी कि अगर कुंडली में उस व्यक्ति के गुरु डूबा पड़ा है, गुरु पिटा पड़ा है, तो फिर उसको कोई 11वें भाव की रेमेडी कुछ नहीं काम करेगी। ठीक है, समझे मतलब मेरे? जी, हाँ, अगर गुरु ठीक नहीं है तो फिर रेमेडी काम ही नहीं करेगी उसकी 11वें भाव पे। तो बाकी के तो जो मैंने नियम शुरू में ही बता दिया कि भाई गुरु की पावर बहुत ज्यादा है। तो गुरुजी एक छोटा सा प्रश्न जी, जैसे लिखा है नौमे के लिए लिखा है शुक्र बुध इसगर मंदे, बुध शुक्र, तो अगर किसी के हो फॉर एग्जाम्पल, तो उसको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। संजय जी इससे ना स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर वो लंबी बातें हो जाएंगी, फिर उनको लगेगा कि यहाँ तो कुछ विद्वान लोग ज्यादा आ गए, हम तो कमजोर हैं, हम फंस गए। अक्सर स्टूडेंट हो जाता है। नहीं, धीरे धीरे सब समझ में आएगा, ये धीरे धीरे अभी तो हम कराएंगे भी, है ना? ठीक है, ठीक है। गुलाब सिंह जी। हाँ सर, नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार सर। आपने बताया स्वग्रही, उच्च और नीच के ग्रह हो तो रेमेडी पॉसिबल नहीं, तो इन अदर केसेस जहां ये ग्रह ऐसे नहीं है, एक्सॉल्टेड या डेबिलिटेड, देन रेमेडीज आर पॉसिबल। हाँ, जब रास्ता निकल जाता है, जब रास्ता निकल जाता है। हाँ सचिन कुमार जी। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम। गुरुजी, अगर जैसे आप बता रहे हैं कि फर्स्ट हाउस की रेमेडी होना मुश्किल है, तो अगर फर्स्ट हाउस में अगर स्वग्रही, उच्च का या नीच का ग्रह पड़ जाए, क्योंकि ये किस्मत में किसी में भी ये नियम है, वो मैंने उदाहरण ही मंगल का दे दिया, इसलिए लगा कि उसकी रेमेडी नहीं है। अगर मंगल है फर्स्ट हाउस में या शनि है फर्स्ट हाउस में, शनि है, राहु, मतलब अगर कंजक्शन भी है मंगल राहु सूर्य, वो अलग केस है, वो अलग केस है। वो सिर्फ यहाँ मंगल की बात है, मंगल स्वग्रही हो जाएगा और शनि नीच का हो जाएगा। जी जी गुरुजी, और मंगल की बात है बस यहाँ। हाँ, मंगल की बात है। जी जी जी। और अगर 11th हाउस में अगर मंगल बुध और गुरु आ जाए, तो 11th हाउस में हम गुरु से हेल्प ले सकते हैं। गुरु से हेल्प ली जा सकती है। गुरु देखना पड़ता है कि गुरु कितना स्ट्रोंग है, कितना नहीं है।
आगे मैं कंसेप्ट सिखाऊंगा। गुरु के जो मददगार ग्रह होते हैं उसको सूर्य से, मंगल से, चंद्रमा से कितनी मदद मिल रही है कितनी नहीं, उसकी कैलकुलेशन होती है, उसके आधार पर तय होगा। क्योंकि देखिए हमेशा ध्यान रखिए, आप जब ही मदद किसी की कर पाएंगे जब आप में ताकत होगी। जब आप में ताकत ही नहीं होगी, मैं कहूँ जी मुझे 1 लाख रुपए दे दो, आप कहो जी मेरी तो जेब में है ही नहीं, बताओ कैसे मदद करोगे मेरी? नहीं कर सकते। तो पहले आप में ताकत होनी जरूरी है, फिर आप दूसरे की करोगे। तो गुरु ग्रह भी मदद जब ही करेगा जब उसमें शायद ताकत हो, तो उसकी कैलकुलेशन होगी, वो समझाना पड़ेगा। लगन में ताकत होनी जरूरी है पहले। बिल्कुल। संदीप गुलाटी जी। गुरु जी नमस्कार। इनफैक्ट आपने, मैंने पहली बार एस्ट्रो पाठशाला में एंटर किया है, तो आपने लास्ट में अच्छा इंटरवीन किया, बिकॉज मुझे सिर्फ बेसिक आइडिया है जो मैंने नेट पे पढ़ा था। जी जी। आई एम नॉट वेरी टेक्निकली साउंड विद लॉट ऑफ थिंग्स, तो नो प्रॉब्लम संदीप जी, ये हमारी जिम्मेवारी है, आपकी नहीं है। मुझे हर स्टूडेंट का ध्यान रखना है। मैंने शुरू में आते ही कहा कि बिल्कुल नए लोग भी हैं हमारे साथ में, और कुछ काम कर रहे हैं पहले से वो लोग। जी जी। तो मुझे दोनों को एक कम्बो बना के उनको दोनों को साथ लेके चलना है। जी जी। इसीलिए मैंने वो उस केस पे मैं डिस्कशन ही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं खड़ा होना है। आज की क्लास में इतना ही सीखना है, रोज मैं नया नया कुछ सिखाता रहूंगा, बस तिल तिल बढ़ते जाना है। जल्दबाजी मत कर, हड़बड़ाहट मत दिखाना, सिखाऊंगा सब चीज और बहुत बेहतर सिखाऊंगा, उसकी आप चिंता। लास्ट में आपने गुरुजी अच्छा इंटरवीन किया, बिकॉज आई वाज थिंकिंग इट इज वेरी टेक्निकल थिंग्स, तो मेरे को तो ऊपर से निकल रहे थे। ये बहुत आसान चीज है, आप बिल्कुल चिंता ना करें संदीप, बिकॉज मैंने कभी पढ़ा नहीं डिटेल में, तो मैं थोड़ा उच्च नीच का पढ़ लूंगा। नहीं, ये तो मैं कराऊंगा। मैंने कहा ना सारी जिम्मेवारी मेरी है। अच्छा, ये आप लोगों की जिम्मेवारी नहीं है। अब नेक्स्ट मंगलवार को मैं उच्च नीच के कराऊंगा, भाव कराऊंगा, सब सारी जिम्मेवारी मेरी है। राइट। एक गुरुजी बस एक क्वेश्चन था जो आपने कहा था 7th हाउस का, आपने एक वर्ड यूज किया था डेली इनकम का। हाँ, डे टू डे इनकम। डे टू डे इनकम, तो दैट इज सीन बाय 6th हाउस और 7th हाउस? 7th हाउस। 6th हाउस से जॉब देखी जाती है, सर्विस देखी जाती है। अच्छा, सर्विस। अच्छा, डेली इनकम, ठीक है। डे टू डे इनकम 7th जो पैसा हम डेली। यस। जो हम नौकरी करते हैं तो हमारा देखो, जो जॉब में होते हैं उनका पर डे का फिक्स हो जाता है कि अप्रो वो हर एक आदमी हिसाब लगा लेता है कि मुझे 1000 रुपये पर डे का मिल रहा है कि 5000 रुपये पर डे का मिल रहा है। हर आदमी हिसाब लगाता है, वो है इसके ऊपर डिपेंड। जैसे एक लेबरर्स होते हैं, लेबर क्लास जो मकान बनाते हैं, तो अगर उस टाइप की कोई आदमी आता है तो डेली इनकम वो 7 से कैलकुलेट होगी। हाँ, सभी की होती है। कुछ लोगों में बस फ्लैक्चुएट होती है, जैसे बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन की इनकम फ्लैक्चुएशन होती रहती है, वो भी सारा नियम आया है। अच्छा, बिजनेस के नियम भी आएंगे। विभा जी, विभा जी अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। मैंने फर्स्ट टाइम आपके ये एस्ट्रो पाठशाला में ज्वाइन करा सर। बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सर। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे आपसे मैंने आज सुना, क्योंकि अभी तक तो हमारे को यही था कि लाल किताब की रेमेडीज होती हैं, ये होता है, पर आगे भी कई लोग 43 डेज कराते हैं, कई बोलते हैं नहीं आप जैसे कोई दिन आता है आप थर्सडे के थर्सडे कर लो, 5 थर्सडे कर लो। हाँ जी। तो अब ऐसे में अगर कोई 43 डेज, मैं यहाँ यूएस में रहती हूँ, तो 43 डेज तो पॉसिबल होता ही नहीं है। अच्छा। तो हमारे को, मैं किसी को अगर दूंगी तो ये रेमेडीज काम ही नहीं करेंगी, क्योंकि लाल किताब की रेमेडीज का मेरे को सिर्फ इसलिए ज्वाइन करते टाइम डर लग रहा था कि मैं करूं कि नहीं करूं, कि मैं किसी को रेमेडीज दे ही नहीं सकूंगी यहाँ, जो लाल किताब की रेमेडीज बड़ी मुश्किल है। जी 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 विभा जी, अब मैं आपको बताता हूँ, लाल किताब की रेमेडीज बहुत आसान है और ग्रह का इलाज 6 से 7 तरीकों से किया जाता है और उसके भी नियम है। और जैसे कि वीरवार के दिन पीली चने की दाल मंदिर में देना है, ये हफ्ते वाइज भी किया जाता है। ये बिल्कुल उसी प्रकार से साइंस है जैसे डॉक्टर पेशेंट की बीमारी को देख करके डिसाइड करता है कि डोज कितनी देनी है। हर रेमेडी 43 दिन की नहीं होती, 21 दिन वाली भी होती है, हफ्ते की हफ्ते वाली भी होती है। वो डिपेंड्स ऑन सीवियरिटी ऑफ द प्रॉब्लम।
तो वो चीज है। क्योंकि मैंने थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी का भी करा हुआ है, तो जैसे किसी को भी हम रेमेडीज देते हैं तो यहाँ का लाइफस्टाइल ऐसा है कि किसी के पास रोज टाइम ही नहीं है, सुबह 7 बजे घर से निकले, रात को 8 बजे घर वापस घुसते हैं। जी जी जी। तो हमें इसीलिए अभी दबाने वाली रेमेडीज हो जाती हैं यहाँ पे, लेकिन परवाह वाली नहीं होती, पुलिस पकड़ लेती है। इंडिया में भी है विभाजी, ये प्रॉब्लम इंडिया में भी है, परंतु जहां पर जल प्रवाह की रेमेडी नहीं हो सकती उसके अल्टरनेट भी हैं, लाल किताब में लिखे हुए हैं, क्योंकि हर जगह दरिया नहीं है, हर जगह बहता जल नहीं है ना, तो कई जगह ड्राई स्टेट है, कहाँ से लाएंगे वो, तो वो प्रॉब्लम नहीं है। वो तो अब जिसने ढाक के पात करके जिसने लाल किताब को समझा नहीं और वो फिर लोगों से आगे भी करवाए जा रहा है, तो फिर उसको पता ही नहीं अल्टरनेट क्या है, क्योंकि उसको सूत्र पता नहीं है, तो उसका तो कुछ कहा नहीं जाता। ठीक है सर, मैंने एक्चुअली आपका वीडियो ही देखा था, तभी मैंने आपको ज्वाइन करा। मेरे को सिर्फ यही था कि लाल किताब करो नहीं करो, फिर कि अगर किसी को तुम जवाब ही नहीं दे सके, ये तो बता दिया कि तेरे साथ ये है, वो कहते हैं आगे बताओ तो सही, ठीक कैसे होएगा। गुरु से जुड़ जाइए विभाजी, डेफिनेटली आप बोलेंगे और इतना बोलेंगे और बहुत बढ़िया बोलेंगे आप, उसकी चलो अब आपसे जुड़ गए हैं तो अब शायद पहुंच जाए मंजिल तक। बस। हाँ, श्री गणेशा जी। थैंक यू जी, थैंक यू। नमस्कार गुरु जी। नमस्कार। सर मुझे ये जानना था, जैसे आपने कहा भी लाल किताब में लग्नेश का कोई टॉपिक नहीं होता, तो बहुत से सर एस्ट्रोलॉजर ये कहते हैं भी लग्नेश का कोई उपाय नहीं होता, वो तो आपका पैदा होते से आपको मिला हुआ है, तो वो चीज कैसे रिलेट करेंगे? वही तो मैंने आज समझाया ना, उच्च के और नीच के लिए। नेक्स्ट क्लास में आपको पता चलेगा, कोई आप टेंशन मत पाले, है ना। और एक सर और क्वेश्चन था, जैसे 11th हाउस में आपने बताया, 11th हाउस में सर उच्च नीच का प्लैनेट तो होता नहीं, उसमें या जुपिटर है या सैटर्न है। जी। तो इन दोनों का ही उपाय हो सकता है? जुपिटर क्या है, 11वां भाव जो है शनि की जमीन है, और वो मालिकाना हक उस मकान के ऊपर गुरु का है। उस भाव में 11वें में जो ग्रह आएंगे, जैसे कोई उच्च का हो गया या नीच का हो गया, उसको उच्च का या नीच का नहीं माना जाएगा। सपोज करो कि गुरु कर्क राशि में आ गया तो वैदिक के अनुसार तो उच्च का हो गया, पर लाल किताब कहते हैं कि गुरु यहाँ उच्च का हो गया, अब इसको उच्च का नहीं मानना। समझे बात? का कहने का मतलब ये, वो सब समझाएंगे धीरे धीरे। दीपक तो इसका मतलब सर जी सर इसका मतलब सैटर्न और जुपिटर को छोड़ के कोई और प्लैनेट जहाँ थे उसका उपाय हो सकता है? नहीं, वो आप चिंता ना करें, अभी बहुत आज अर्ली हो जाएगा, है ना, वो करेंगे क्योंकि लंबा चल जाएगा वो। हाँ दीपक जी। नमस्कार गुरुजी, बहुत दिनों बाद। जी गुरु जी, आपने स्टार्टिंग में कहा था कि लाल किताब में सबकी मेष राशि ही होती है लगन में जी। तो जब आप ये घरों की बात कर रहे हैं, तो किसी की सपोज कर्क राशि है, तो क्या उससे 4th हाउस को 1st हाउस मिले के? नहीं, फर्स्ट को जहाँ लगन लिखा होता है वही नंबर 1 लिखा जाएगा, चाहे आपका नंबर 12 है, चाहे नंबर 4 है, चाहे नंबर 5, और बाकी ग्रह जो जहां जिस हाउस में बैठा वो वहीं का वहीं बैठा रहे, सिर्फ लगन को फर्स्ट बना दिया जाएगा। नहीं सर, वापस एक बार नहीं समझ में आया। दीपक जी, जैसे आप कर्क लगन के व्यक्ति हैं तो कर्क लगन नहीं माना जाएगा, लाल किताब में मेष लगन माना जाएगा, और जो और ग्रहों में कोई तब्दीली नहीं होगी, यानी कि आपके जो D1 चार्ट में जो ग्रह जिस कर्क लगन के हिसाब से जिस भाव में बैठा हुआ है वो वहीं बैठा रहेगा। अच्छा, सिर्फ रोटेट कर देना पड़ेगा? कुछ रोटेट नहीं, सिर्फ संख्या जहाँ 4 लिखी हुई है पहले भाव में, वहां 1 से शुरू करना है, नंबर 1 लिख देंगे, बस वो खाना नंबर 1, 2, 3 ऐसे बदल जाएंगे। अब मान लीजिए आपका लगन में मान लो गुरु बैठा हुआ है कर्क लगन में, पोज करो, तो हम कहेंगे खाना नंबर 1 में गुरु बैठा है बस। अच्छा, अब हम उसको ये नहीं कहेंगे कि खाना नंबर 4 में बैठा गुरु। तो हम लाल किताब कहती है ये उच्च का नहीं हुआ, लाल किताब कहती है उच्च का जब मानेंगे जब ये 4थे में होगा गुरु, तो किसी व्यक्ति का गुरु 4थे भाव में होगा तो वो उच्च का माना जाएगा बजाय पहले। ओके, थैंक यू सर। ठीक है। हाँ मधुर जी मैडम जी। यस
यस मैं भी आपका पहली बार सर एस्ट्रो पाठशाला में ज्वाइन किया है एंड आपकी वीडियो देख के, और मेरे को बहुत अच्छा लगा एंड मैं काफी दिनों से सोच रही थी, देख रही थी कि किसको अपना गुरु चुनूं और मेरे को आपकी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर अभी आपने ना ये समझाया कि जैसे पहले, चौथे, छठे, आठवें, नौवें, 11वें में उच्च या डेबिलिटेटेड या ओन वालों को हम नहीं रेमेडी नहीं कर सकते, लेकिन इसकी जगह पे अगर जैसे अगर जुपिटर पहले में बैठा हो या 4th हाउस में शनि बैठा हो या कोई और, देन वी कैन डू द रेमेडी, तब हम कर सकते हैं। रास्ते हर चीज के हैं, पर उस जो हम डायरेक्ट रेमेडियां करने शुरू हो जाते हैं वो उससे उसके रिजल्ट्स नहीं आते, बस ये समझना है। ओके मतलब लेकिन उसकी रेमेडी होती है लेकिन कि नहीं होती, मतलब कर सकते हैं या नहीं? पाथ फॉलो करना भी रेमेडी है लाल किताब। ओके अच्छा। जैसे लाल किताब में बार बार आएगा कि भाई से अच्छे संबंध बना करके रखो। अब किसी का लगन में मंगल बैठा है तो हम कहेंगे मंगल का पाथ फॉलो करना। मंगल का पाथ क्या है कि भाई की मदद करनी है, भाई को खाली नहीं छोड़ना है, तो ये मंगल का पाथ है। तो ये भी एक रेमेडी है एक प्रकार की, पर वैसी रेमेडी नहीं है कि हम कहें गुड़ बांटाओ या फलानी चीज बांटाओ, उससे उसको फायदा नहीं। अच्छा हाँ जी मधुर जी आप प्लीज म्यूट अनम्यूट कर दीजिए। मैडम, हाँ मधुर मैडम नाम आ रहा है। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। सर मुझे पूछना था, किस्मत के घर में केवल स्वग्रही उच्च ग्रही के बीच हाँ ये चीज रिपीट ना करो, स्वग्रही उच्च के और नीच के हैं। इसके अलावा बाकी किस्मत के घर में बैठे हो अगर ग्रह, तो उनके उपाय किए जा सकते हैं? हाँ उनके सॉल्यूशंस हैं, ठीक है, पर हमारे रास्ते काफी हद तक कम हो जाते हैं। डॉक्टर सीमा गुप्ता जी। नमस्ते सर। नमस्कार जी। सर मैं ये जो लाल किताब है उसके बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहती थी। ये पंडित रूपचंद जोशी द्वारा लिखी गई या बनाई गई है या फिर वो कभी फिर से चर्चा करेंगे क्योंकि फिर लंबा चलेगा, है ना सर? बस इतना बता दीजिए, इसको अरुण संहिता से भी कहीं को रिलेट करते हैं? हाँ जी अरुण संहिता ही है। ये अरुण संहिता अरुण जो थे वो सूर्य नारायण भगवान के सारथी थे। हाँ जी। वही है। और फिर सर पंडित रूप, हाँ उन्होंने तो राइटिंग में नाम आया, वो लंबी कहानी है ना, आप लोग पढ़ लेना, बहुत अवेलेबल है। ठीक है, मैं तो चाहता हूँ कि मैं सिखा दूं बस किसी तरीके से। हाँ यामिनी जी। नमस्ते गुरुजी। दिस इज मेरा फर्स्ट टाइम है। मैंने आपके जो वीडियोस थे लास्ट आपने क्लास सिखाई थी वो मैंने मतलब काफी टाइम स्पेंड किया, क्योंकि एक वीडियो 1 आवर का था एंड आपने मुझे ना खींच लिया, क्योंकि मैं 2 साल से जब कोरोना था तब ये सब जानना शुरू किया था, क्योंकि अभी मेरी भी फैमिली बड़ी हो रही है और मम्मी और सास जो बुजुर्ग हो रहे हैं वो बताते थे तो मैं समझ नहीं पाती थी, तो उस वक्त समझ आया थोड़ा, लेकिन ये नहीं पता था कहाँ सीखना है। बट इन 1 वीक आपने मतलब इतने प्यार से आराम से, जो लोग बिल्कुल जिनको समझ नहीं आता वो कैसे समझे। जैसे अभी कुछ है आपके स्टूडेंट जिन्होंने पहले पढ़ा और हम कंफ्यूज नहीं हो रहे बट पता है कि उनको थोड़ा नॉलेज है। सो ये जो आपने अभी थोड़ा बहुत समझाया ये आगे जाके और क्लियर होगा ना, क्योंकि अभी कुछ नहीं ज्यादा क्लियर होगा। पहले दिन कुछ नहीं होता है, कम से कम मुझे आपको 10-12 दिन देने पड़ेंगे। 10-12 दिन के बाद आपको लगेगा कि हाँ अब हम बात करने के लायक हो गए हैं। इसीलिए मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, बस यही है कि अगर एक दिन में सीखना होता तो एक दिन की क्लास होती, अगर इतने दिन की क्लास है तो हम आगे। इसीलिए मैंने 45 डेज बोला है, और मैं वो कह रहा हूँ अगर 45 डेज में भी मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ तो मैं उसको आगे ले जाऊँ, है ना। और हम लोग मतलब आपका कोई जर्नल नहीं होगा, सिर्फ वीडियोस ही होंगे, मतलब जो आप समझाएंगे उसका कोई हमारे पास हार्ड कॉपी हम नहीं ले सकते। नहीं वो तो नोट्स आएंगे, आप उसकी चिंता मत। नोट्स आएंगे, ओके। मेरे को ये क्लियर नहीं था। और ये सब मतलब हम लोग कैसे यूज कर सकते, बिकॉज मैं प्रोफेशनली तो नहीं बट अपने खुद की फैमिली के लिए आई वांट टू लो। जैसा भी किसी को प्रोफेशनली काम करना है तो भी वेलकम है, हम लोग सपोर्ट करेंगे, हम पढ़ाएंगे दिल से।
चाहे वो प्रोफेशनली यूज करे या अपने पर्सनली यूज करे। थैंक यू गुरुजी। जी जी, और कोई रह गया? अमित शर्मा जी, बाकी तो सर गुरुजी प्रणाम जी। आपका कोर्स, आपके वीडियोस बहुत देखे थे बट पहली बार आपका कोर्स ज्वाइन किया। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा पढ़ा रहे सर आप, एक नई चीज सीखी बिल्कुल। अच्छा सर, एक दो क्वेरी थी मेरी। एक आपने बताया था कि जिसका घर, जैसे निशानियों में बताया था कि जिसका घर वर्गाकार होगा जी उसका गुरु स्ट्रांग होगा। गुरु नहीं, नवम भाव ठीक होगा। अच्छा, नवम भाव स्ट्रांग होगा। हाँ, नवम भाव ऑटोमेटिक कि ना, जिसका वर्गाकार घर होगा तो नवम भाव में रुकावट नहीं होगी। ओके। दूसरा, गर्भगृह भी नवम भाव ही है अपना। ओके। जैसे कुछ लोग मंदिर बना देते हैं और मंदिर में कूड़ा करकट गिरा के रखते हैं, मंदिर की हालत खराब रखते हैं, वो अपने कैरियर की सबसे बड़ी रुकावट है। वो खुद अपने भाग्य को चोट मार रहे हैं। या तो रखो ही मत, या तो हटा दो, नहीं बस की बात है। तो अगर आपने गर्भगृह बना दिया, एक प्रकार से भगवान जी बिठा दिए, फिर तो ढंग से कहने का मेरा मतलब। ओके, तो वर्गाकार का मतलब रेक्टेंगल, स्क्वायर दोनों है? ओके। नहीं नहीं, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, हाँ ठीक है। नहीं, सॉरी, सर, सॉरी, स्क्वायर। ठीक है सर। सेकंड क्वेश्चन है सर कि जैसे आपने बताया कि सबकी क्वेरी की किस्मत के जो भाव हैं उसमें अगर कोई स्वग्रही या उस चीज का बैठ जाए तो उसका रेमेडी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। बट अगर उसके साथ कोई वैसा ग्रह बैठ जाए, मतलब अगर साथ में एक उच्च का बैठ जाए और एक ग्रह ऐसा बैठ जाए जो कि ना वहाँ उच्च का है, ना नीच का है, ना स्वग्रही है, अभी जी उसके भी नियम दिए हुए हैं। अच्छा, लाल किताब ने कुछ नहीं छोड़ा, मतलब नियम सब चीज के हैं। बड़े आसानी से आइडेंटिफाई होगी प्रॉब्लम, बड़ी आसानी से डायग्नोज होगी, कोई इसमें बिल्कुल डिफिकल्टी नहीं है। अक्सर लोगों ने जब कोर्स ज्वाइन करने से पहले पूछा, जी अगर 2-3 ग्रह इकट्ठे बैठे होंगे तो वो बताओगे? मैंने कहा चिंता ही मत करो, सब है उसमें। ठीक है सर, ठीक है। हेलो, एक सज्जन रह गए, नोकिया C20+। हाँ जी सर। गुरुजी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। गुरुजी, मैं ये पूछना चाह रहा था, आपने बताया था कि तीसरे ग्रह, जो तीसरा भाव है वो पराक्रम का भाव है और ये छोटे भाई बहनों का भी भाव है। जी जी जी। छोटे भाई बहन क्या किस्मत से नहीं आएंगे? सर वो किस्मत, उसमें हमारे हाथ में कुछ नहीं है, तो अपन कुछ नहीं कर सकते। कर्म में समझाया गया है कि जिसमें कर्मा डायरेक्ट इन्वॉल्व है। जैसे कि आप अपने भाइयों की मदद करना या ना करना, ये आपके हाथ में है। माँ बाप ने भाई बहन बना दिया, आपके माँ बाप ने आपके भाई बहन दिए, आपने नहीं दिए। परंतु आपके हाथ में क्या है? आप कर्म आपके हाथ में है कि आप अपने भाई की मदद कर भी सकते हैं, नहीं कर सकते। तो तीसरा भाव ये कहता है कि भाई भाई बहनों की मदद करो जो छोटे हैं आपसे। आप करें ना भी करें, वो एक अलग बात है। तो वो कार्मिक। ठीक है। हाँ खेमचंद जी। पैरिपोना सर। नमस्कार नमस्कार सर। मेरे 3 क्वेश्चंस हैं छोटे छोटे। लाइक फर्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे आपने बोला कि सबका एरीज लगना है, तो सेम टाइम पे जब कोई जातक नेटिव बॉर्न हुआ, उसके तो लिए उस टाइम पे खेमचंद जी उसके लिए भी बात करेंगे, वो लंबा विषय है, क्योंकि वो सबका आएगा, सेम हो जाएगा ना। आएगा। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन सर कि इसको अगर प्रोफेशनली आगे लेके जाना हो हमको, तो 45 दिन के बाद जब प्रोफेशनली कर रहे हैं और किसी जगह पे आके अटके, तो आपसे किसी तरह की सपोर्ट मिल सकती है? देखिए, आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप मिला होगा। अभी आप लोग जिन्होंने ज्वाइन कर दिया है, जिन्होंने फीस पे कर दी है, उनको एक व्हाट्सएप ग्रुप, आप और ये व्हाट्सएप ग्रुप हटाया नहीं जाता। एक एस्ट्रो पाठशाला के पुराने से पुराने स्टूडेंट्स का भी बहुत बड़ा ग्रुप। आपको अगर 1% हटाया जाएगा तो उन ग्रुपों में डाला जाएगा। आप उन व्हाट्सएप ग्रुप पे अपनी क्वेरीज लिखिए कि कहीं बात है, तो अगर समय या तो मैं जवाब दूंगा, नहीं तो पुराने स्टूडेंट देते ही देते हैं, और जवाब मिलेगा ना। ठीक है। तीसरा जो गुरुजी आपने रेमेडी बताई है, ये वर्षफल के अनुसार है या ये जो हमारे नेटल चार्ट है उसके हिसाब से है? देखो, दोनों तरह से चलता है, दोनों तरह से चलता है। लाल किताब में जब होरोस्कोप देखी जाती है तो होरोस्कोप के पड़े हुए ग्रहों को भी समझना है और वर्षफल को भी समझना है। वर्षफल में भी अगर कोई गड़बड़ आ रही है तो उसकी भी रेमेडी करनी पड़ती है।
तो उन दोनों को मिक्स करके चलना। हाँ, मिक्स करके, ये सारा ब्लेंड है, मिक्स ब्लेंड। ठीक है, थैंक यू। धन्यवाद आप सभी लोगों का। और आपको आज का सेशन कैसा लगा? व्हाट्सएप में जरूर लिखिएगा। हमारे यहाँ परंपरा है, ट्रेडिशन है, जो भी लोग होते हैं डेली क्लास के बारे में अपना अपडेट देते हैं। और नेगेटिव क्या लगा वो नहीं देना, अच्छा क्या लगा वो लेना, क्योंकि लाल किताब का नियम है कि केतु खराब हो जाता है अगर हम गलत सोचते हैं तो। और लोग दिल से तो पसंद कर रहे होते हैं पर बोल नहीं पाते, लिख नहीं पाते हैं। के लिए बड़ा दिल चाहिए लिखने के लिए, किसी की तारीफ करने के लिए। तो बड़ा दिल आज से ही बनाना शुरू करना है। कुछ भी लिखो, एक लाइन लिखी जाती है एक लाइन लिखो, 10 लिखी जाती है 10 लिखो। व्हाट्सएप में जाओ, जाकर के लिखो आज का सेशन कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, मैं आपका पढ़ूंगा वहां पर। आप लोगों का बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास मंगलवार 9 बजे। सर लास्ट चीज ये बता दीजिए कि इसकी जो रिकॉर्डिंग और नोट्स है वो कैसे मिलेंगे हमको? कल मिल जाएंगे, आपको मेल भेजनी पड़ेगी। जो हमारा ग्रुप है ना उसमें आप मेल पे आईडी लिख दीजिए, कल हमारा स्टाफ आएगा, वो आपसे मेल आईडी मांगेगा, मेल आईडी भेज दीजिएगा, मेल पे आ जाएगा। सर मैं कुछ पूछना चाह रहा था। हाँ जी, कौन साहब? सर मैं हाँ, क्या नाम क्या आपका? सर राहुल नाम है मेरा। वो अभी मैंने उससे लॉगिन किया नहीं है एक्चुअली नाम से ना। हाँ, कोई बात नहीं राहुल जी, बताइए। मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे आज आपने भाव करवाए तो उसमें 9th भाव में इतनी ज्यादा चीजें देखने वाली थी जी, और बाकी भावों में जो है कुछ कम चीजें थी। मतलब नहीं तो भाव अभी हुए कहाँ हैं राहुल जी? अभी तो होंगे, अभी तो होंगे। आज सुबह अच्छा। आज ओनली वन भाव। ये तो छोटा छोटा की जैसे बता दिए 10वां भाव सक्सेस का है, और 10वें को तो एक्सप्लेन करेंगे ढंग से। वास्तु में क्या करते हैं, पंचम भाव को एक्सप्लेन करूंगा कि आपके घर में वास्तु में जो हवा पानी आ रहा है, जो लाइट आ रही है और हवा आ रही है, वो 5वां भाव है। अगर किसी घर में रोशनी अच्छी आती है, हवा अच्छी आती है, तो पंचम भाव। तो ये मैं सब बताऊंगा कौन सी डायरेक्शन का संबंध है। ऐसा है ना, तो साउथ की डायरेक्शन है ना, टेंशन मत। हमारे को इतना एक्सपीरियंस नहीं है, मैं तो बिल्कुल लेमैन हूँ इसमें। राहुल जी, मैं तो सिर्फ मैंने यही तो कहा कि मेरा जरूर 18 साल का एक्सपीरियंस है, आप टेंशन मत पालो। एक चीज नहीं छोड़ने वाला है। चलिए, धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। प्रणाम सर। गुरु जी।